Hello everyone. Welcome to another brand new lecture of CSET Business Communication. कैसे हो यार आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग वेरी वेरी वेल एंड स्टडिंग वेल. अभी से पढ़ोगे तो एंड में बर्डन कम आ जाएगा. अभी अगर थोड़ा सा लाइटली लोगे, हलवे में लोगे, तो बाद में खिचड़ी तुम्हारी ही बननी है. अभी से धीरे धीरे पढ़ो सो दैट एंड में एकदम बॉम्बार्ड ना हो जाओ स्ट्रेस से, एकदम स्ट्रेस के फटाके ना फूटे तुम्हारे पर. तो अभी से धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक हैबिट डेवलप करना स्टार्ट कर दो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टडी 10 आवर्स अ डे, 12 आवर्स अ डे राइट अवे, बट हर सब्जेक्ट को अगर आधा आधा घंटा भी आप रोज़ देते हो तो वो क्यूमुलेट होके आपका एंड में बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस. सो ठीक है, मैंने बता दिया, अपना एडवाइस दे दिया. तुमको फॉलो नहीं करना, तुम्हारी मर्जी है. मैं कौन होती है यार तुमको कुछ बताने वाली. ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था बिजनेस करस्पॉन्डेंस का हमारा चैप्टर चालू है. आज हमारा टारगेट है भैया बिजनेस करस्पॉन्डेंस का जो चैप्टर है उसको ख़त्म करना है. चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, आज ख़त्म करना है. तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो, थोड़ी सी मतलब जितनी कल की थी उतनी हो, तो मैनेजेबल लेंगे यार. इतना से मैं तुमको इतना नहीं सड़ाऊंगी कि तुम एकदम रो दोगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्विकली. लेट्स स्टार्ट. पहले हम कल का एज ऑलवेज परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, कल का हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम नए टॉपिक पे जाते हैं. ओके, बिजनेस रिपोर्ट मैडम. बिजनेस रिपोर्ट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड रिपोर्टेर विच मीन्स टू कैरी बैक. मतलब जो इवेंट, सर्कमस्टांसेस, इश्यूज जो पहले हो चुके हैं उनको आज हम फिर से रिपोर्ट कर रहे हैं. उनको आज हम रिपोर्ट करें उन लोगों के लिए जो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे. क्यों? ताकि उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाए. एक प्रॉपर फॉर्मेट में देना है आपको, ऐसे इस फॉर्म में नहीं देना है, उसको पॉइंटर्स फॉर्म में मोस्टली यूज़ करना है या डायग्राम वगैरह यूज़ करना है, सो दैट सामने वाले को क्विकली इन्फॉर्मेशन ग्रास्प हो जाए और उसको बहुत ज़्यादा ढूंढना, खेलना, खाना ना करना पड़े. ओके, कैटेगरीज इसकी थी. पीरियोडिक रिपोर्ट हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो सकती है, फीजिबिलिटी बिजनेस रिपोर्ट हो सकती है, या फिर सिचुएशन बिजनेस रिपोर्ट हो सकती है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे. बिजनेस इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट लिखने के लिए 4 पार्ट्स थे कि एग्जीक्यूटिव समरी होगी उस चीज़ की, बॉडी होगी, की फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस होंगे, एंड कंक्लूजन होंगे. एग्जीक्यूटिव समरी में हर चीज़ का समरी आ जाएगा कि क्या किस बारे में है ये रिपोर्ट, कैसे आपने उसका प्रोसेस किया, क्या आपकी कंक्लूजन है, क्या आपकी फाइंडिंग्स है, ये सब की समरी ऊपर आप पहले लिख दोगे. फिर बॉडी में आप डिटेल्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस लिखोगे कि कैसे आप उस फाइंडिंग, कैसे आप उस कंक्लूजन तक पहुंचे और क्या क्या आपको दिक्कतें आई उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए. नेक्स्ट, की रिकमेंडेशन फाइंडिंग, कि आपको इन दी एंड ये सब इन्वेस्टिगेट करके ये सब पीरियड पे जाके आपका फाइंडिंग्स क्या क्या हुआ उस चीज़ को लेकर. एंड कंक्लूजन, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसके लिए आपने रिपोर्ट बनाई थी उसका आंसर आप कंक्लूजन में लिख देंगे. ओके, देन इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन मैंने इंटर और इंट्रा आपको सिखाया था इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन से. इंटर मीन्स आउटसाइड, इंट्रा मीन्स विद इन. तो इंटर डिपार्टमेंटल इज बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स, इंट्रा डिपार्टमेंट इज विद इन द सेम डिपार्टमेंट. बोथ दीज कम्युनिकेशंस आर पार्ट ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, क्योंकि भले 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में भी होगा बट ऑर्गेनाइजेशन तो सेम ही है, हेंस इट इज इंटरनल कम्युनिकेशन. इसमें फर्स्ट पार्ट था मेमोरेंडम. मेमोरेंडम कोई स्पेसिफाइड पीपल के लिए हो रहा है. यहाँ प्रोनाउंस यूज़ होते थे, मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान के नाम पर कोई पर्टिकुलर इंसान का नाम यूज़ होता था. क्यों? क्योंकि दिस इज एड्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर पीपल, नॉट पीपल एट लार्ज. सो इसलिए मेमोरेंडम यहाँ पे यूज़ होता था. यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, आप इंस्ट्रक्शंस मंगाते थे या फिर कोई रिकमेंडेशंस पूछवाते थे. एंड इसको ऑफिस इंटर ऑफिस करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं, इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन बोलते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम भी बोलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वाज ऑफिस सर्कुलर. ऑफिस सर्कुलर मैडम, बहुत सारे जब एम्प्लॉयज़ से आपको कम्युनिकेट करना होता है तब आप ऑफिस सर्कुलर यूज़ करते हैं. तब आप ऑफिस सर्कुलर यूज़ करते हैं. ये मेमोरेंडम से इसीलिए अलग है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड, मेरा माइक निकल गया है. गिव मी अ सेकेंड गाइज, गिव मी अ सेकेंड. ओके, वी आर बैक. इन ऑफिस सर्कुलर में तो लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए एक साथ कम्युनिकेट हो रहा है. यहाँ पे कभी भी आपको प्रोनाउन या किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम देखने को नहीं मिलेगा. उसके बाद आता है ऑफिस ऑर्डर. ये मेमोरेंडम से सिमिलर होते हैं. मेमोरेंडम से सिमिलर क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी पर्टिकुलर पीपल को ही एड्रेस किया जाता है, नॉट एट लार्ज. बहुत सारे लोगों का एड्रेस नहीं किया जाता. बट डिफरेंट क्यों होते हैं? डिफरेंट होते हैं टोन के कारण. यहाँ पे स्ट्रिक्टर टोन होती है, वहाँ इंस्ट्रक्शंस थे, यहाँ ऑर्डर्स हैं. एंड उसके बाद आता है ऑफिस नोट्स. ऑफिस नोट्स भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट होता है. अगर आपको स्टॉक डिपार्टमेंट में आपको एक्सटर्नल स्टेनोग्राफर या एक्सटर्नल स्टाफ चाहिए होता है तो आप दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करते हैं. पॉइंट्स टू रिमेंबर ये है कि बिजनेस लेटर और मेमोरेंडम अलग अलग चीज़ें हैं. क्यों? क्योंकि बिजनेस लेटर में सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह भी है. यहाँ पे सैल्यूटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ओके, एंड ये दोनों इंटरनल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है. विद दिस वी
कंप्लीट द रिविजन जो हमने कल पढ़ा था उसका हमने फट से रिवाइज कर लिया। देखो ना, मतलब पढ़ाने को 1.25 घंटा लग जाता है, 1.25 घंटा, एंड रिवाइज करने को 2 मिनट। यही मज़े हैं बार बार रिवाइज करने के, कि इतना जो इलेबरेटली चीज़ें समझाई उसको 2-3 मिनट में रिवाइज कैसे करना, यही तो कला है। यही डिफरेंस है बार बार रिवाइज करने वालों में, जो ऑर्डिनरी बच्चे में और रैंक होल्डर में आता है। ओके, सो रिविजन माय डियर फ्रेंड्स इज द की। अब देखो जी, यहाँ पे देखो जी, पेन मेरी क्यों नहीं चल रही है जी? अरे 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 चल रही है। हाँ, तो देखो जी, यहाँ पे बना हुआ है पटाखा। पटाखा तो आपको समझते हैं, ये धूम धड़ाका मतलब पटाखा क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट MIS। मैं आपको बताऊँ, आप अभी हो एंट्रेंस लेवल पे, और मैं जब CA कर रही थी ना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इतना तो याद होगा ही। तो मैं जब CA कर रही थी तो हमारा, जैसे तुम्हारा CA-CET होता है, वो हमारा होता है CPT। अभी चेंज हो गई है चीज़ें। फिर तुम्हारा जो एग्जीक्यूटिव होता है, पेन माय डियर इज़ नॉट सपोर्टिंग टुडे, पेन को एकदम बिल्कुल थक गया है वो मुझसे। एग्जीक्यूटिव होता है वो हमारा था IPCC, जो तुम्हारा जो प्रोफेशनल होता है फाइनल होता है। तो तुमको MIS का कॉन्सेप्ट है CS-EET लेवल पे, लेवल पे। हमको MIS का कॉन्सेप्ट था IPCC लेवल पे, मतलब तुम्हारे अगले लेवल पे। ये मैं क्यों बता रही हूँ? ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो तुमको यहाँ पे दे दिया गया है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस कॉन्सेप्ट एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा ना, सब कुछ काफ़ी बेसिक सा था। अभी ये एक थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है जो मेरे हिसाब से यार एंट्रेंस लेवल पे होना भी नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूट ने इतना तो निर्दयी नहीं बनना चाहिए कि इतना भारी कॉन्सेप्ट यहाँ दे दे, बट भारी भी नहीं है एज सच, मतलब इट्स ओके, बट इट्स अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब था ये तुमको, CS-EET में हमको IPCC में था कि भैया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और यात्रा में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि यात्रा थोड़ी सी कठिन होने वाली है। ओके, तो MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसको शॉर्ट फॉर्म में प्यार से हम MIS बुलाते हैं। ये बेसिकली बच्चों एक डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर है। अब जैसे तुम टैली का नाम सुना होगा ना तुमने, देखा भी होगा, आई एम प्रिटी श्योर कि देखा होगा या सुना तो होगा। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो एक डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर है कि हाँ, उधर से बिल बना, हमने फटफट एंट्री कर दी, उधर से परचेज हुआ, हमने फटफट एंट्री कर दी, कोई लोन आया उसकी एंट्री कर दी। मतलब एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो, जो चीज़ें डे टू डे बेसिस पे हो रही है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं टैली के इसमें। ओके, बट ये जो टैली का जो सॉफ्टवेयर है या जो भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इससे डिसीजंस नहीं बना सकते आप, क्यों? क्योंकि होलसम सा डेटा है, हर ट्रांजैक्शन उस पर रिकॉर्डेड है, डेटा इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डेटा में और इंफॉर्मेशन में फ़र्क होता है। डेटा को जब प्रोसेस किया जाता है, जब छाटा जाता है, उस पर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ लगाई जाती है, तब वो जाके बनती है इंफॉर्मेशन। डेटा पे जब प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ लगाई जाती है तब वो बनती है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन ही डिसीजन मेकिंग के काम आएगी। डेटा तो काम नहीं आएगा। आई विल जस्ट टेल यू अ फ्लो चार्ट कि डेटा होता है, उस पर आप प्रोसेसिंग जब उसकी करते हो डेटा की, तब उससे बनता है इंफॉर्मेशन से आप डिसीजन मेकिंग करते हो। डेटा से आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते मेरी जान, डेटा से आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा से कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हो रही है। वो एक रैंडम नंबर्स हैं, वो एक रैंडम फैक्ट्स हैं। उसको जब आप एक पर्टिकुलर वे में प्रेजेंट करते हैं, जब उस पर आप अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज लगाते हैं, तब इंफॉर्मेशन बनती है, तब उससे हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसका एग्जाम्पल है कि टैली में हर टाइप का सेल्स इंक्लूडेड है, हर टाइप का परचेज इंक्लूडेड है, बट ये जो टैली का डेटा है, उसको जब मैं उस तरीके से फॉर्मेट करती हूँ कि जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नागपुर में इतने सेल्स हुए, पुणे में, बॉम्बे में, रायपुर में इतने सेल्स हुए हैं, उसको जब मैं उस वे से कैटेगराइज कर देती हूँ और एक कंक्लूजन निकालती हूँ कि भैया
नागपुर और रायपुर में ज़्यादा सेल्स हो रहे हैं बट पुणे बॉम्बे में ज़्यादा सेल्स नहीं हो रहे हैं, तो ये एक इंफॉर्मेशन है। ये उस टैली के सेल्स डेटा से मैंने इंफॉर्मेशन निकाली कि नागपुर और रायपुर में ज़्यादा सेल्स हो रहे हैं बट पुणे और बॉम्बे में ज़्यादा सेल्स नहीं हो रहे। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं अपने आगे का बिजनेस डिसीजन बनाऊंगी। तो MIS जो है बच्चों, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन लिखा है, मैनेजमेंट डेटा नहीं लिखा है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन लिखा है, मैनेजमेंट डेटा नहीं लिखा है। टैली जो है वो अलग टाइप का सिस्टम है, वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो बेसिकली सिर्फ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है, जो बेसिकली सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम करता है। जो डेटा को सिर्फ रिकॉर्ड करता है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। उसका अहेड लेवल आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो उस डेटा से इंफॉर्मेशन निकालता है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए इन दी एंड यूजफुल होती है। Okay, so this in a summary, this in a small form is what is management information system to you. अब मैं आपको बताती हूँ, पढ़ते हम इसकी रीडिंग। MIS concepts. Executives in an organization provide leadership and direction for planning, organization, staffing, supervising and controlling business activities. Each of these activities involves decision making process. For making decisions, executives need information. For making decisions, executives need information. For making decisions, executives need information. Okay, then the required information is to be provided by information specialist or by data processing department. With the increasing competition in the era of information economy, the demands for organized need-based information is increasing day by day. Depending upon the hierarchy, the information needs differs. Accordingly, different types of information systems are required. To achieve this goal, different types of information systems are devised by organization. The MIS is derived from information systems used in the organization. Different hierarchy के according different information systems लगते हैं। Hierarchy क्या होती है? Hierarchy is this, my dear. Hierarchy is this. Hierarchy is this triangle. यहाँ पे आते हैं operational level. What is up with you pen today? यहाँ पे आते हैं ऑपरेशनल, यहाँ पे आते हैं टैक्टिकल, यहाँ पे आते हैं स्ट्रैटेजिक। ये आपने कहीं ना कहीं अपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। ऑपरेशनल लेवल के आगे भी पढ़ेंगे हम। ऑपरेशनल लेवल के वो लोग होते हैं जो बहुत ही डे टू डे बेसिस का काम करते हैं, सुपरवाइज करना, ये करना। टैक्टिकल लेवल के लोग होते हैं जो स्ट्रैटेजिक लेवल के, जो टॉप लेवल के लोग हैं, ये स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे, उसको स्ट्रैटेजीज को अचीव कैसे करना है, ये लोग बनाते हैं। एंड देन मेन जो काम है वो ऑपरेशन लेवल के लोग करते हैं। ये ऐसे ट्रायंगल के शेप में क्यों होता है? एनी आइडिया? क्या आपको आइडिया है कि ये ट्रायंगल के शेप में क्यों होता है? ये ट्रायंगल के शेप में इसीलिए होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल के जो लोग हैं, ऑपरेशनल लेवल के, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे लोग कम होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी लेबरर ज़्यादा रहेंगे, मैनेजर्स कम रहेंगे उससे, और उससे कम उसके चीफ एग्जीक्यूटिव्स वगैरह रहेंगे, CFO, CEOs वगैरह रहेंगे। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप अप जाते रहते हो वैसे वैसे लोग कम होते जाते हैं। जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर की तरफ जाते हो वैसे वैसे लोग कम होते हैं। तो हर डिफरेंट लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेशनल, टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक, उनको डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन लगती है। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है MIS। ओके, मेजर postulates of management information system are: information form of a MIS is periodic, exception and based on demand. आपकी जो डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से, आपको सेल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सेल्स की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। आपको परचेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप परचेज की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट्स आर प्री स्पेसिफाइड एंड फिक्स्ड। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये सिस्टम है, ये सिस्टम जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइड बाय एक्सट्रैक्शन, मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेशनल डेटा। जो डेटा था, जो मैंने आपको बताया टैली में सेल्स की थी, उस पर जब आप एक्सट्रैक्शन एंड ऑपरेशंस करते हो, जब उस पर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ लगाते हो, तब इन्फॉर्मेशन आती है। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स का हमने डिवाइस किया था कि बॉम्बे पुणे में सेल्स कम हो रही है, नागपुर रायपुर में सेल्स ज़्यादा हो रही है, तो ये परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताता है। इट सपोर्ट्स द इंटेलिजेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर है ये, तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है।
It supports structured decisions for operational and tactical planning and control. Okay, पर्पस ऑफ MIS कि क्यों MIS की ज़रूरत थी, क्यों MIS की नीड आई कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बना, क्या ज़रूरत है जो MIS पूरी करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. अ वेल डिफाइंड MIS प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. ये भी आ सकता है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन से लेवल को प्रोवाइड करे, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को केटर करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. To report the organization performance to tax authorities, shareholders, regulatory authorities and other stakeholders such as suppliers and customers. जो आपकी सेल्स की इंफॉर्मेशन थी वो आप कहीं पे भी रिपोर्ट कर सकते हो. आपको ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस आपने असेस कर ली कि नागपुर रायपुर में सेल्स ज़्यादा है, बॉम्बे पुणे में सेल्स कम है. ये अब आपके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या आपको कहीं पे भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है तो आपको प्रेजेंट कर देता है. टू प्रिपेयर फ्यूचर प्लान्स फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस. अब ये जो आपने इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि सेल्स यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, इसके बेसिस पे आप अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हो. आप इसके बेसिस पे प्लान कैसे बना सकते हो कि शॉर्ट टर्म पे हम फोकस करेंगे कि बॉम्बे पुणे में भी हम अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर पाए, उसके लिए हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन्फ्यूज़ करेंगे, उसके लिए हम एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करेंगे, कॉस्ट थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे. तो इस तरीके से हम ट्राई करेंगे शॉर्ट टर्म में कि अप्रूव हो जाए. बट अगर लॉन्ग टर्म में भी अप्रूव नहीं होता, लॉन्ग टर्म में भी इम्प्रूव नहीं होता, तो हम बॉम्बे पुणे में कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू कर देंगे और नुकसान नहीं खाएंगे. तो ये आपने एक डिसीजन लिया कि हम शॉर्ट टर्म में ट्राई करेंगे और लॉन्ग टर्म में देखेंगे बाद में, अगर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यू कर देंगे. ये जो डिसीजन लिया ये उस इंफॉर्मेशन से लिया कि बॉम्बे पुणे में कम सेल्स हो रही है कंपेयर टू नागपुर रायपुर. ओके, सो इट हेल्प्स यू टू मेक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डिसीजंस. To exercise day-to-day control on various operations in different functional areas in the organization. day-to-day control पे आपको वो help करता है कि इससे पहले की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, इससे पहले की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाए, हम day-to-day control में उस प्रॉब्लम को रोक ले, भारी नुकसान होने से पहले हम उसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से उस प्रॉब्लम को आज की डेट पे ही रोक दें. टू एलोकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट फंक्शनल एरियाज. अगेन उसी जैसे रिसोर्सेज वही होगा ना कि एडवर्टाइजमेंट में हमने पैसा ज़्यादा लगाया बॉम्बे पुणे में, क्यों? क्योंकि वहाँ सेल्स कम हो रही थी और वहाँ पे हमने नागपुर और रायपुर में ये डिसाइड कर लिया कि हम अभी एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे मार्केट जम गया है. तो डिफरेंट रिसोर्सेज कैसे क्या एलोकेट करना है ये आपको हेल्प किया उस इंफॉर्मेशन ने. टू अलाउ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है सपोज तुम एक जगह के सेल्स मैनेजर हो, तुम एक जगह के सेल्स एग्जीक्यूटिव हो और तुम्हारे मैनेजर ने तुमको बोला है कि हम कभी भी 10% के ऊपर का डिस्काउंट हम किसी को भी नहीं देंगे. हम कभी भी 10% के ऊपर का डिस्काउंट किसी को भी नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए. आपको अलाउड नहीं है, आपकी अथॉरिटी में नहीं है कि आप 10% का डिस्काउंट देंगे. ठीक है, बट आपको ये भी बोला जाता है कि अगर कुछ बहुत ही बड़ा ऑर्डर आ गया, अगर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है तो यू हैव द लिबर्टी, तो आपको ये पावर दी जाती है कि आप 10% से उसको 15% इंक्रीज कर दें. ओके, अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि आपकी एक शू स्टोर है, आपका जूतों का दुकान है, आपका लेडीज़ फुटवेयर का आपका स्टोर है एंड आपको बताएगा कि 10% के ऊपर का डिस्काउंट नहीं देना है. बट एक लड़की आती है अपनी मॉम के साथ. उस लड़की की होने वाली होती शादी और वो बोलती कि भैया मेरे को आपका कलेक्शन बहुत ही तगड़ा लग रहा है, बहुत सुपर कलेक्शन है आपका, मैं अपनी सारे जूते यहीं से लेके जाऊँगा, अपनी शादी का, अपने रिसेप्शन का, अपने एंगेजमेंट का, अपने हनीमून का, अपने अदरक का, अपने लहसन का, हर टाइप का फुटवेयर मैं आपसे लेके जाऊँगी. कम से कम 15-20 फुटवेयर मैं आपसे लेके जाऊँगी. ठीक है, तो 15-20 फुटवेयर आपसे लेके जाऊँगी, तो पर आप मेरे को क्या डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हो? अब उसको ये बोला गया था कि 10% के ऊपर का आप डिस्काउंट नहीं दे सकते किसी को भी, और 10% तो शायद उस लड़की को कोई खड़े दे दे. क्यों? क्योंकि वो एक साथ 15-20 फुटवेयर लेना आई है ना. तो आपको पर यह भी बताया गया था कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, तो आप 15% तक जा सकते हैं. ये है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. कि वो लड़की जो 15 से 20 फुटवेयर एक साथ लेने आई थी शादी के लिए, वो आप उसको 15% का डिस्काउंट दे दे, जबकि नॉर्मल प्रोसीजर है कि आप 10% के ऊपर का डिस्काउंट नहीं दे सकते. सो दिस इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ये फैसिलिटेट करता है MIS, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन.
to develop database of business partners and to devise procedures to deal with them, to develop the training tool for new recruits in the organization at all level. कभी भी कोई एम्प्लॉय आता है तो उसके लिए उसकी पहले ट्रेनिंग होती है, तो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम उस ट्रेनिंग के टूल्स प्रोवाइड करता है कि कैसे कैसे ट्रेन करना है वो सारे न्यू एम्प्लॉयज़ को जो न्यूली रिक्रूट होते हैं लोग. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ MIS. MIS इज अ सिस्टम दैट एलिमेंट्स ऑफ MIS. आप ये डायग्राम देखो. एलिमेंट्स मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. एलिमेंट्स मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, तो भैया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और सिस्टम में इंक्लूडेड है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और सिस्टम. अब एक एक करके यहाँ पे मीनिंग समझाया गया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है और सिस्टम क्या होता है. अब बहुत बेसिक मीनिंग है, बहुत बेसिक चीज़ है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या और इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या और सिस्टम का मीनिंग क्या. बट फिर भी मैं चांस नहीं लेगा तुम लोगों के साथ, मैं तुमको समझा देगा कि नहीं तो तुम बाद में मेरे ऊपर चढ़ेगा. ओके, मैनेजमेंट. द टर्म मैनेजमेंट एज डिफाइंड बाय मैरी फोलेट, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू पीपल. अब तुमने सुना होगा कि ये इवेंट मैनेजमेंट टीम है, ये इवेंट मैनेजमेंट टीम है, मतलब ये लोग आए हैं आपका इवेंट को पूरे तरीके से, इवेंट के सारे काम करने के लिए कि आपका इवेंट बराबर से एग्जीक्यूट हो, वो चीज़ करना है. तो ये आपका इवेंट इज मैनेज बाय सम अदर पीपल, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज एन इवेंट मैनेजमेंट टीम. ओके, तो आपका काम जब किसी और से आप करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, मतलब आप लोगों को इन्वॉल्व करके जब आप काम अपना करवा ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. It is also refers to a set of functions and process designed to initiate and coordinate group efforts in an organized setting, directing towards promoting certain interests, preserving certain values and pursuing certain goals. मतलब एक मैनेजमेंट की टीम होती है, उनका एक सर्टेन गोल होता है, वो टुगेदर आके सब लोग आपस में मिलके एक साथ एकजुट होके एक गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं. ओके, it involves mobilization, combination, allocation, utilization of physical, human and certain goals. I don't think, in short, management may be thought as a sum total of all these activities which relate to the laying down of certain plans, policies and procedures, securing men, money, materials and machinery needed for the goal achievements, putting all them into operation, checking their performance and providing material rewards and mental satisfaction to the men engaged in the operation. मतलब सब रिसोर्सेज को लाके, सब पैसे को लाके, सब इंसानों को लाके, सब मटेरियल को लाके, उनको मिला के उनको प्रॉपर्ली यूज़ करना, उसके ऊपर प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेशन रखना कि वो यूज़ हो रहा है क्या, और इन दी एंड वो गोल अचीव कर लेना. दैट इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट. कि आप अपना जो काम है वो गेटिंग थिंग्स डन टू पीपल, कि इस तरीके से करो कि आपका जो काम है वो पूरा हो जाए. आप इवेंट मैनेजमेंट टीम अगर मंगवा रहे हो तो आप इवेंट मैनेजमेंट टीम इसीलिए मंगा रहे हो कि आपका जो इवेंट है वो पुल ऑफ हो जाए, वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाए. Okay, then next is information. I think I've explained you this multiple times, but I'm going to explain it again कि डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं, तो आ जाता है information. It is a source for increment in knowledge. In MIS, it is obtained by processing data into a form meaningful to the users. Information जो है वो meaningful हो जाती है. इन्फॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल हो जाती है. डेटा ऑन द अदर हैंड इज ऑफ नो यूज टू द यूजर्स. आपकी पर डे पर सेकेंड कितनी सेल्स हुई, दैट इज़ नॉट यूजफुल. इन्फॉर्मेशन की भैया कहाँ ज़्यादा हुई कहाँ कम हुई, दैट इज़ यूजफुल टू द यूज़र. इन्फॉर्मेशन से फिर आती है आपको नॉलेज. डेटा से आता है इन्फॉर्मेशन से आपको आता है नॉलेज. ओके, सो ये एक प्रॉपर फ्लो होता है. एंड कभी भी इंफॉर्मेशन ही यूजफुल रहती है यूजर्स को, वो मीनिंगफुल रहती है यूजर्स को. डेटा इज नेवर मीनिंगफुल. एंड क्योंकि इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल रहती है यूजर्स को, इसीलिए उसकी मदद से डिसीजन मेकिंग होता है. इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ MIS. To illustrate the concept, let us discuss the following situation. If somebody throws the word 11 during discussion, it means nothing to the participant. It is a data item, but it is placed with a context familiar to intended recipient. Let us analyze another situation. If a manager is asking a question, what are the sales of packaged goods by marketing department and projection for the next quarter? The answer would be 11 only. Here it is information, not the item, since number 11 is not being used in a context. मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको ये रीडिंग नहीं समझी होगी. इसमें ये एग्जाम्पल लिखा है कि अगर मैं सिर्फ बोल दूँ 11,
तो आपको कुछ समझेगा क्या अगर मैं सिर्फ बोल दूँ 11? डेटा इज नंबर का डेटा है। अगर मैं आपको सिर्फ बोल दूँ 11 तो आपको कुछ समझेगा क्या? नहीं। बट आपको मैं बोल दूँ कि कल आपकी क्लास 11 बजे होगी, क्लास टाइमिंग 11 AM, तो अब आपको समझ रहा है क्या? अब आपको समझ रहा है, आपको समझ रहा है, आपके लिए मीनिंगफुल हो गया ये चीज़ कि कल क्लास इन्फॉर्मेशन होगी। तो वो 11 अलोन वॉज नॉट मीनिंगफुल, बट जब आपको बताया गया कि क्लास कल 11 बजे होगी तो वो आपके लिए मीनिंगफुल बन गया, इसीलिए वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बन गई, इसीलिए वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बन गई। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूँ 1 लाख, अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूँ 1 लाख, तो क्या वो यूज़फुल है? नहीं। बट यही मैं बोल देती हूँ कि हमारी 1 लाख यूनिट्स का सेल्स हुआ था, तो वो आपके लिए यूज़फुल हो जाएगी और वो बन जाएगी इन्फॉर्मेशन, वो आपके लिए मीनिंगफुल हो जाएगी और वो बन जाएगी इन्फॉर्मेशन। यही ऊपर के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। System, a physical system is a set of components that operate together to achieve a common objective or multiple objectives. आपका ह्यूमन बॉडी को भी सिस्टम बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी को भी सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स है। आपका स्टमक है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हार्ट है, आपका नोज है, आपके आईज हैं, आपका लिवर है, सब कुछ है, किडनी है। ये सब आपस में काम क्या करते हैं? आपको जिंदा रखने का। ये सब आपस में इतना सारा काम करते हैं ताकि आपको जिंदा रखने का, इसीलिए इसको बोलते हैं सिस्टम, इसको बोलते हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम। क्यों? इनका गोल क्या है कि यू आर अलाइव, यू आर एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, यू आर एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम का ये काम है कि दे वर्क टुगेदर सो दैट यू आर अलाइव एंड यू आर एबल टू you are alive and healthy. And similarly in system in normal terms is a group of components that come together to achieve a common objective. To achieve a common objective, जब बहुत सारे components एक साथ मिलके आते हैं तब उनका काम है कि वो to achieve a common goal, that is called a system. Computer system दुनिया भर के parts उसमें, there's CPU, there's software, there's hardware, ये सब together जब combine होके काम करते हैं तो only objective is कि जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर्ली चले, जो लैपटॉप है वो प्रॉपर्ली चले। सो सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स दैट कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, दैट इज इन बेसिक सिंपल लैंग्वेज सिस्टम। These objects are realized in the outputs of the system and efficient uses in the inputs economically in producing its outputs. An efficient system uses the inputs economically in producing the outputs, and an efficient system produces the outputs that best meet the object of the system. MIS can be thought as a system set of hardware, software, manpower, procedures to provide timely and accurate information to management uses in an organization. System, एक अच्छा system उसको तब बोलेंगे जब वो इनपुट्स जो हैं, जहाँ से इनपुट्स है वो इकोनॉमिकली और कम से कम इनपुट्स यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट डिलीवर करे, या मैक्सिमम अच्छा खासा आउटपुट यूज़ करे इनपुट्स इकोनॉमिकली यूज़ करके, तो उसको एक एफिशिएंट सिस्टम बोलते हैं। एंड MIS को सिस्टम, MIS में सिस्टम इसीलिए क्यों? क्योंकि वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैन पावर यूज़ करता है, इनपुट एज एन इनपुट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैन पावर यूज़ करता है, और आउटपुट क्या देता है? आउटपुट देता है इंफॉर्मेशन जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आती है। ओके, ये ख़त्म हुआ यहाँ पे। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट लेवल्स एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड। द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉप, मिडिल, फर्स्ट लाइन एंड सुपरवाइजरी। द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन आर 3 टाइप्स। ये मैंने आपको जो डायग्राम बताया था, ये ऑपरेशनल यहाँ आ गया, टैक्टिकल यहाँ आ गया, स्ट्रैटेजिक यहाँ आ गया। मैंने आपको बताया ट्रायंगल फॉर्म में इसीलिए होता है क्योंकि जितना नीचे का लेवल रहेगा था उतने ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाता है उतने कम लोग उसमें रहते हैं। ओके, इसका ये भी एक बेसिक एग्जाम्पल है कि मतलब स्ट्रैटेजिक लेवल पे बहुत कम लोग इसीलिए रहते हैं क्योंकि बहुत कम लोग डिजर्विंग है उस चीज़ के लिए। यार, हर किसी को वी कैन नॉट मेक अ CEO, हर किसी को वी कैन नॉट मेक अ CFO। पीपल हु हैव द अटमोस्ट नॉलेज, पीपल हु हैव द अटमोस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स, उन्हीं को स्ट्रैटेजिक लेवल पे लाया जाता है। एंड जो ऑपरेशन लेवल के लोग हैं, जो लेबर्स वगैरह हैं, वो उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं चाहिए, उसके लिए कोई पर्टिकुलर टैलेंट नहीं चाहिए आपको, इसीलिए वो वैसे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, वैसे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और दुनिया में स्ट्रैटेजिक लेवल के जो लोग हैं वो बहुत कम है। हेंस एक ट्रायंगल शेप में ये चीज़ बनती है। Each of these level to perform strategic planning, tactical and operational activities and require different set of information. The activities and information needs of 3 level of management are illustrated in the following below. तो ये तीनों लेवल को
तीनों लेवल का काम अलग अलग है, ये तीनों लेवल का काम अलग अलग है, तो ये तीनों लेवल को इन्फॉर्मेशन भी नेचुरली अलग अलग चाहिए ना। आपका काम अलग अलग है तो आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, अलग अलग चाहिए। आप सीएस हो, आपको डॉक्टर की बुक्स पकड़ा दी जाए तो आपको कुछ मतलब है क्या? अगर डॉक्टर को सीए की बुक्स पकड़ा दी जाए तो कोई सरपाव है क्या उस चीज़ का? आपका जो काम है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, तभी एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होगा। तो ये MIS आप जिस लेवल पे हो उस लेवल पे अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अकॉर्डिंगली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो पाए। टॉप लेवल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड their information requirements. Top management is defined as set of management positions are concerned with the overall task of designing, directing and managing the organization in an integrated manner. They are responsible in interacting with representatives of external environments such as financial institutions, political figures and important clients of organization. Structure of top management normally consists of chairman, members of the board of directors, CEOs and other heads, मेजर हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बोला कि ऊपर जो सबसे ऊपर की जो लेवल है, सबसे छोटी सी जो लेवल है, इसमें सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा हाई पोजेसिंग स्किल्स वाले लोग आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। तो यहाँ पे चेयरमैन, CEO, CFOs एंड दूसरे हेड्स जो होते हैं वो आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो आते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कंपनी के ऐसे 10,000 चेयरमैन हैं, आपने ये सुना होगा इस कंपनी में लाख लेबरर्स हैं, लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बट ये कभी नहीं सुना होगा कि लाख यहाँ पे चेयरमैन काम करते हैं। सो दीज आर पीपल वेरी स्मॉल इन नंबर एंड दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन देयर हैंड। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं और अपने गोल सेट करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी सेट करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं कि भैया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से क्या बाहर क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी सेट करते हैं। The structure of top level normally consists of these. In fact, this level consists of those executives whose responsibilities relate to the whole organization, or in other words, they are accountable for effectiveness and efficiency of the operations. Top management's main responsibility is in the direction of determining the overall goals and objectives of the business. It deals mainly with long-term strategic plans, policy matter, and broad objectives of the company. Also, it establishes a budget framework under which the various departments will operate. ओके, एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स विद ऑपरेट। आपको कैसे लगता है कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रैंडमली डिसाइड कर लेती होगी कि नहीं यार इस साल हमको 1 लाख यूनिट्स और ज़्यादा बढ़ाने हैं, इस साल हमको 1 लाख यूनिट्स और ज़्यादा? आपको क्या लगता है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा से सिर्फ ओवरनाइट ऐसे बैठे बैठे सोच लिया, जोश आ गया, हाउस द जोश हाई सर, एंड उस बेसिस पे उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इस साल हम 1 लाख यूनिट्स और ज़्यादा बढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन से नहीं हो सकता। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं रोल कॉल में कि भैया मार्केट में इस चीज़ की डिमांड क्या चल रही है, मार्केट में इस चीज़ की डिमांड क्या चल रही है। अगर आप कोरोना के टाइम पे चला रहे हो तो मास्क की डिपार्टमेंट ज़्यादा है, मास्क की डिमांड ज़्यादा है, सैनिटाइजर्स की डिमांड ज़्यादा है, बट इफ देयर इज नो कोरोना देन मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड इज गोइंग टू डिक्लाइन ट्रेमेंडसली। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताएगा आपको, ये बाहर आपको सर्वे से पता चलेगा कि डिमांड किस तरीके से हो रही है। ये मार्केट डिमांड के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी है, अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ के ऊपर बैन ही कर दिया, वो बोला कि नहीं अभी मास्क चलेंगे ही नहीं, जैसे बीच में N95 आ गया था कि N95 मास्क आर नॉट एडवाइज टू बी यूज, प्लीज स्विच टू अदर मास्क, इट इज डिटोरेटिंग टू योर हेल्थ, तो आप N95 मास्क यूज नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी और आपने भैया 1 करोड़ मास्क बना के रख दिया अपनी फैक्ट्री में, तो आपका कुछ गोल अचीव ही नहीं होगा, वो सेल्स अचीव ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बीच में आ गया और उसने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी और काम हो गया तमाम। या गवर्नमेंट ने किसी चीज़ के ऊपर टैक्सेस इंक्रीज कर दिए और प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, तो नेचुरली उसकी सेल्स पे फ़र्क आएगा। अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती है तो नेचुरली उसकी सेल्स पे फ़र्क आ जाएगा। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अगर किसी चीज़ में हो रही है, आप अगर आज की डेट में भी वो पीसी डब्बे वाला पीसी बना रहे हैं इतना मोटा सा, तो वो काम नहीं करेगा। लोग आईपैड तक पहुंच गए हैं, वो इतना बड़ा डब्बे वाला पीसी काम नहीं करेगा। तो सिर्फ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस हम डब्बे वाला पीसी बना लेते हैं और उसको बेच देते, तो उससे दाल नहीं गलेगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है, जब अपने गोल सेट करती है,
तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करके करती है कि गवर्नमेंट का क्या फैक्टर है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी तो हमें इम्पैक्ट नहीं करेगी, कहीं डिमांड है कि नहीं है, सप्लाई कैसा है मार्केट में, कॉम्पिटिटर कोई आ रहा है क्या मेजर जो हमें अफेक्ट कर सकता है, या टेक्नोलॉजिकली कुछ चीज़ें चेंज हो रही है क्या, उसके बेसिस पे वो अपने गोल सेट करते हैं, उसके बेसिस पे अपने गोल सेट करते हैं। फिर इस गोल को अचीव करने के लिए बजट क्या लगेगा, इस गोल को अचीव करने के लिए कितना फाइनेंसेस लगेगा, वो डिटरमाइन करते हैं। सो सारे जो मेजर डिसीजंस हैं कि, और ये सब लॉन्ग टर्म बेसिस के डिसीजंस हैं। इस साल हमको 1 लाख यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने, दिस इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, दिस इज नॉट गोइंग टू गेट फिनिश इन अ वीक और सो। इस साल हमको 1 लाख यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करनी है, या 5 साल में हमको इस लेवल तक पहुंचना है। ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजिक लेवल पर डिसाइड होती है, टॉप लेवल पर डिसाइड होती है, और ये ऐसे बैठे बैठे डिसाइड नहीं होती, एक्सटर्नल फैक्टर्स का इस पर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, उसके बाद जाके ये चीज़ें डिसाइड होती है। Top management needs the information on trends in external environment, economic, technological, political and social, and on the functioning of internal organizational subsystem. Apart from historical information, top management requires ongoing current information also, which is generated through forecasts of the future. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कितने, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन के साथ साथ उनको बाहर की भी इंफॉर्मेशन चाहिए टू सेट अ रियलिस्टिक गोल, टू सेट अ अचीवेबल गोल। हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है ज़्यादा, पर क्या मार्केट में उतनी डिमांड है क्या गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स कर रही है क्या, या क्या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ रही है क्या जिसके कारण हमारे 1 लाख यूनिट्स पे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या। ये सब सोच के ही डिसाइड होगा कि 1 लाख यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने हैं। ओके, For control purposes, top management receives summary reports and exception reports. For example, on production, sales, cash and profits and so on. For the middle management, the distinction between strategic planning information requirement, tactical planning information requirement is not always clear because both systems use some of the common information. अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको बताया कि यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमने पढ़ा कि बहुत हाई लेवल के लोग हैं, देयर इज चेयरमैन, देयर इज सीईओज, देयर इज सीएफओज, देयर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो इनको आप लंबी लंबी रिपोर्टें भेजेंगे क्या, इनको आप लंबी लंबी रिपोर्टें भेजेंगे कि सर वो उस दिन ना मंडे को इतना हुआ था, ट्यूसडे को इतना हुआ था, वेडनेसडे को इतना हुआ था, थर्सडे को इतना, फिर फ्राइडे को वो भारत बंद हो गया तो फिर गड़बड़ हो गई सर पूरा। वो निकाल देंगे तुमको ऑफिस, हकाल देंगे, बोले निकल यहाँ से, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। दैट टाइम इज प्रेशियस, द पीपल ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, दैट टाइम इज प्रेशियस। तो इसीलिए उस केस में हम उनको समराइज्ड रिपोर्ट्स देते हैं कि सर इस महीने इतना प्रोडक्शन हुआ था, इतनी सेल्स हुई, बात हो गई खत्म। एक एक डिटेल्ड रिपोर्ट यहाँ पे नहीं जाती, डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। इनको इंफॉर्मेशन हमेशा समराइज्ड फॉर्म में दी जाती है, एकदम छोटे कुछ शब्दों में उनको मुद्दे की बात कम्युनिकेट की जाती है। जो बोला गया है ना कि MIS will provide different types of information to different levels of organization, तो यही है कि MIS will provide summary level of information to strategic level of organization। बड़े लोगों को इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी डिटेल रिपोर्ट पढ़े, तो उनको समराइज्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट इज middle level, tactical level management and then information needs. Middle level management is defined as a group of management positions which tend to overlap the top and supervisory management levels in the hierarchy. Middle management position consists of head of functional departments and chief of technical staff and service units. CEO, CFO, chairman आ गए, उसके बाद हायरार्की में आते हैं कि ये प्रोडक्शन हेड है, ये परचेज हेड है, ये सेल्स हेड है। ये जो हेड है, ये जो डिपार्टमेंटल हेड के लोग हैं, ये लोग आ जाते हैं मिडिल लेवल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्टिकल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब इनका काम क्या है वो देखते हैं। ओके, middle management therefore includes such people such as manager of sales, manager of purchasing, finance manager, manager of personnel, etc. Middle management may be viewed as the administrative management in the sense that it is responsible for elaboration, classification, operationalization of goals, strategies and policies in terms of action programs and norms of performance. Middle management is concerned with the task of formulating pragmatic operating policies and procedures for the guidance of supervisory management. भैया जो ऊपर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, हाँ उन्होंने बहुत मेहनत से डिसाइड किया, उन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पर डिसाइड किया,
बट ये 1 लाख यूनिट्स अचीव कैसे होंगे, ये 1 लाख यूनिट्स अचीव कैसे होंगे? हमें क्या कॉस्ट रिड्यूस करना पड़ेगा, क्या हमें रॉ मटेरियल से कुछ ज़्यादा लेने पड़ेंगे ताकि उसका मेजर कॉस्ट कम हो, या हमें एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, या क्या ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमारे 1 लाख यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस हो और 1 लाख यूनिट ज़्यादा बिके? तो ये जो चीज़ें हैं कि जो उन्होंने गोल बनाया उसको अचीव कैसे करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी से अचीव करना है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम करते हैं। उनके गोल्स को एक रियलिस्टिक फॉर्म देते हैं कि इस तरीके से हम ये वाले गोल्स अचीव करेंगे। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। ओके, यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट डज नॉट रिक्वायर मच फ्यूचरिस्टिक, व्हाट इज अप विद योर पेन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट डज नॉट रिक्वायर मच फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेशन। ऊपर उनको करंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, स्ट्रैटेजिक लेवल को करंट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी और फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी कि कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी ना आ जाए कि हमारे मास बैन हो जाए, कहीं गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्सेस ना कर दे, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारी डिमांड कम हो जाए, ताकि हम एक प्रॉपर रियलिस्टिक गोल सेटअप कर पाए। बट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ये सब नहीं करना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं चाहिए, उनको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको गोल सेट है, उनको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हमें ये गोल अचीव करना, तो करना कैसे है। ओके, the nature of information required at middle management is less diverse and complex. Middle management is fed with information from both top management, supervisory management. Much of the information used by middle management is internal in nature. Much of the management is used by management is internal in nature. मैंने आपको बताया कि उनको external information की नीड नहीं है, क्योंकि वो काम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर चुकी है। अब इनको सिर्फ देखना है कि क्या हमारे पास उतने लेबर्स हैं जो प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्या हमारे पास उतना रॉ मटेरियल है जो प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्या हमारे पास मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ है, मार्केटिंग के लिए बजट है कि हम ज़्यादा माल बेच पाएँ। ये सब इंटरनल इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। ओके, सो दिस वाज मिडिल और टैक्टिकल लेवल मैनेजमेंट। थर्ड इज सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट एंड देयर इन्फॉर्मेशन नीड्स। सुपरवाइजरी लेवल इज द बेसिक लेवल। ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो लेवल थी ना एकदम बड़ी वाली, जो एकदम लो लेवल पे थी, दिस कॉल्ड सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशन लेवल। देयर जॉब इज टू सुपरवाइज द वर्क, कि भैया जो एक्चुअली में ग्राउंड साइड पे काम हो रहा है डे टू डे बेसिस पे, क्या वो बराबर हो रहा है? जो लेबर्स के जो हेड है, जो लेबर डिपार्टमेंट का हेड है, क्या वो बराबर से सुपरवाइज कर रहे हैं कि हमारे लेबर्स बराबर से काम कर रहे हैं? क्या बराबर से रॉ मटेरियल सर्कुलेट हो रहा है? ये सब सुपरवाइज करना काम है ऑपरेशन लेवल का। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज टीम ऑफ मैनेजमेंट पोजीशंस एट द बेस ऑफ हायरार्की। एट द बेस ऑफ हायरार्की, इस लेवल में सबसे नीचे आते हैं, इसीलिए उसको बोला है एट द बेस ऑफ हायरार्की। It consists of section officers, office managers and superintendents, foremen and supervisors who are directly responsible for instructing, and supervisors of rank, file, clerical and blue collar employees and workers. Blue collar employees मतलब एकदम जो लेबर वाली कैटेगरी होती है उनको ब्लू कॉलर बोलते हैं। वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ को बराबर से जो क्लर्क्स हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल के। इनको तो भैया एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन की नीड ही नहीं है ना, इनका काम ही सिर्फ ये है कि बराबर वो लोग कर रहे हैं क्या। सो दे रिक्वायर ओनली इंटरनल इन्फॉर्मेशन। Supervisory management is also called as operation management in sense that it is concerned with implementing operational plans, policies and procedures for purpose of conversion of inputs into outputs. जो ऊपर गोल बना, एक बार फ्लो समझो, ऊपर गोल बना कि 1 लाख यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेकेंड लेवल पे ये बना कि 1 लाख यूनिट ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्या रॉ मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में ले, क्या लेबर ज़्यादा बढ़ा दें, क्या वर्किंग आवर्स ज़्यादा बढ़ा दें, कि क्या कर दें, ये स्ट्रैटेजी डिसाइड हो गई यहाँ पे। थर्ड लेवल को कम्युनिकेट कर दिया कि ऐसा ऐसा करना है आज से, क्योंकि हमको इस बार 1 लाख यूनिट ज़्यादा बनाने हैं। तो ये जो लेवल है ये वो देखेगी क्या एक्चुअली में लेबरर ज़्यादा काम दे रहे हैं, क्या एक्चुअली में रॉ मटेरियल ज़्यादा बन रहा है, क्या एक्चुअली में फिनिश प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं, ये लोग वो काम सुपरवाइज करेंगे। तो ऐसे जाके एक फ्लो पूरा का पूरा बैठता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटीन डे टू डे डिसीजंस एंड एक्टिविटीज़। They do not require much judgment and discretion. Super management needs mostly internal information, obviously, क्योंकि उनको सिर्फ सुपरवाइज करने का काम है, तो उनको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए रहेगी। ओके, सो दिस वाज बेसिकली
ये क्यों पढ़ी हमने तीनों लेवल, क्योंकि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मतलब एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, भैया तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल के अकॉर्डिंग तुमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर तुम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक लेवल पे हो तो तुमको समराइज फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मिलेगी और तुमको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी देंगे। अगर तुम मिडिल लेवल या टैक्टिकल लेवल पे हो तो तुमको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुमको पॉलिसी स्ट्रैटेजीज के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन लगेगी वो मिलेगी। अगर तुम ऑपरेशनल लेवल हो तो तुमको सिर्फ इंटरनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि तुम्हारा काम है सिर्फ सुपरवाइज करना। इसीलिए आपको बताया गया कि कौन सी लेवल्स है और उनको कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि MIS का एक काम है कि डिफरेंट लेवल्स पे वो डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS। 2-3 टॉपिक ही बचे हैं, we'll quickly revamp it, okay? Characteristics of MIS. Some of the main characteristics of MIS are comprehensiveness. Management information system is comprehensive in nature, takes inputs from transaction processing system and processes information primarily for management at all levels. It caters to large variety of people. ये हमने अभी पढ़ा कि वो स्ट्रैटेजिक लेवल को भी देखता है, टैक्टिकल लेवल को भी देखता है, ऑपरेशन लेवल को भी देखता है। वो इन्फॉर्मेशन हर लेवल के लिए प्रोवाइड करता है। एक ही टीप ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से ऐसी इन्फॉर्मेशन लेता है और वो हर लेवल को प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसका कॉम्प्रिहेंसिवनेस वाला उसका कैरेक्टरिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटेड। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज सेंट्रली कोऑर्डिनेट टू इंश्योर इन्फॉर्मेशन पास बैक एंड फोर्थ अमंग द सब सिस्टम। एक मैनेजमेंट सिस्टम MIS में बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं एंड ये सब सिस्टम्स का आपस में कोऑर्डिनेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ फ्लो हो पाए। कभी भी किसी भी सिस्टम को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कभी किसी भी लेवल को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बराबर से फ्लो हो पाए, इसीलिए एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना MIS में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब सिस्टम मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं। MIS is composed of subsystem or quasi-separate components that is the part of overall unified system. Each of these subsystems shares the goal of management information system and of the organization. Some of these systems serve just one activity or one level in the organization, while others serves multiple activities. एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिसका काम है कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं, उसमें से कुछ सब सिस्टम्स ऐसे होंगे जो सिर्फ स्ट्रैटेजिक लेवल का काम करते होंगे, कुछ सब सिस्टम ऐसे होंगे जो सिर्फ ऑपरेशन लेवल का काम करते होंगे, और कुछ सब सिस्टम्स ऐसे होंगे जो हर लेवल को कैटर करते होंगे। इसीलिए वो सब सिस्टम्स का आपस में कोऑर्डिनेटेड भी होना ज़रूरी है और वो सब सिस्टम्स एग्जिस्ट करना भी आपस में ज़रूरी है, और वो सब सिस्टम्स एक्चुअली में तो मेन MIS के गोल के लिए ही वर्क कर रहे हैं। Integration in MIS is rationally integrated so as to become more meaningful. Subsystems are integrated so the activities are interrelated with those of the others. This integration is accomplished primarily by passing data between these systems. Computer programs, files can be designed to facilitate data flows among the system. The incidence of independent generation of the same data by multiple departments. Cross-functional information. Senior managers particularly benefit from integrated system because they need cross-functional information. Integrated मतलब आपस में connected. Integrated मतलब आपस में connected कि हर information आपस में connected है, हर सब system आपस में connected है, ताकि कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट की या कभी भी किसी भी लेवल की इन्फॉर्मेशन किसी और को चाहिए तो हम प्रॉपर्ली उसको प्रोवाइड कर पाएँ। और इंटीग्रेटेड इसीलिए भी होना ज़रूरी है ताकि बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन ना प्रोड्यूस हो, बार बार डुप्लीकेसी ना हो, डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स ना हो, टाइम और रिसोर्सेज ना वेस्ट हो, इसीलिए इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटीग्रेशन मतलब आपस में इंटरलिंक्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कभी भी किसी डिपार्टमेंट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको मिल जाए और डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, ये आई थिंक वी हैव स्टडीड दिस एन नंबर ऑफ टाइम्स कि डेटा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम देता है, उस पर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ लगा के इंफॉर्मेशन बनती है, वो MIS आपको प्रोवाइड देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समराइज ऑन अ फुल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉस्ट डेटा में भी समराइज ऑन फुल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेसिस फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ईच कॉस्ट टाइप। मैं आपको एक वो बताती हूँ, एक MIS रिपोर्ट का एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखो MIS रिपोर्ट का एग्जाम्पल है, आप देखोगे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, कौन से सेल्स रीजन है और एक्चुअल सेल्स, प्लान सेल्स हो रही है। तो यहाँ पे आप देखो जैसे कारपेट क्लीनर का पढ़ते हैं तो कारपेट क्लीनर की सेल्स हो रही, नॉर्थ में इतनी सेल्स हो रही, साउथ में इतनी सेल्स हो रही, मिड वेस्ट में इतनी सेल्स हो रही, प्लान इतनी की थी, प्लान सेल्स इतनी की थी और एक्चुअल सेल्स इतनी हुई, तो उसका डिविएशन कितना है ये आपको नीचे दिख रहा है। उसका डिविएशन कितना है वो आपको नीचे दिख रहा है कि इन लोगों ने प्लान किया था कि हम 48 लाख कारपेट क्लीनर बेचेंगे और एक्चुअली में कारपेट क्लीनर वो कुछ
40,66,000 ही बेच पाए, 40,66,000 ही बेच पाए। तो वो जो डिविएशन कितना है वो यहाँ पे दिखा आपको, वो जो डिविएशन कितना है वो आपको यहाँ पे मिला। तो ये एक प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिली। दिस इज इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट डेटा। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि अरे सबसे ज़्यादा डिविएशन हुआ था साउथ रीजन में, सबसे ज़्यादा डिविएशन हुआ साउथ रीजन में, साउथ रीजन में जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना हम फुलफिल नहीं कर पाए यहाँ पे डिमांड को, तो हमको यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। सेम एग्जाम्पल नागपुर, रायपुर, बॉम्बे, पुणे वाला एग्जाम्पल है। इस फॉर्मेट में मैं सिर्फ आपको एक सैम्पल दिखाना चाहती थी कि MIS रिपोर्ट बनती कैसे। ओके, सो डेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन enhances productivity. It supplies the organization with early warnings about internal problems and external threats. It gives early notices of opportunity. It facilitates the organizational normal management process and enhances managers' ability to deal with unanticipated problem. अब अगर वो external information provide कर रहा है, external information में आपको ये provide किया गया कि ओ देयर इज अ पैंडमिक दैट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, कोरोना वायरस जैसा कोई डिजीज आ रहा है, उसका पैंडमिक है। अगर ये एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन यूज करके, ये अपॉर्चुनिटी यूज करके, अगर सोचो किसी कंपनी ने पहले से ही एक्ट ऑन करना चालू कर लिया होगा मास्क और सैनिटाइजर के प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, तो उसने कितना बड़ा प्रॉफिट ग्रैब कर लिया होगा, उसने कितना बड़ा प्रॉफिट ग्रैब कर लिया होगा, उसने उसको बचा लिया होगा, एक मेजर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी होगी, जिसके कारण एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जो अपॉर्चुनिटी बन गई, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। या फिर अगर एक थ्रेट है, यही कोरोना वायरस अगर एक थ्रेट है, वो ये किसके लिए थ्रेट है? ये थ्रेट हो सकता है फैशन इंडस्ट्री के लिए। क्यों भैया, तुम लॉकडाउन और घर पे बैठे हो, नोबडी इज गोइंग टू ड्रेस अप एज अ हीरो हीरोइन एंड गो आउट। तो वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प करके अगर वो बोल देते कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू लॉन्च अ न्यू कलेक्शन बिकॉज ये न्यू कलेक्शन बिकने ही नहीं वाला अगले 2-3 महीने, तो लेट्स स्टॉप इट देन एंड देयर। तो ये थ्रेट था जिसको आपने इन्फॉर्मेशन ली और अपना कॉस्ट को सेव कर लिया। तो MIS ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है जिससे आपको या तो थ्रेट हो और आप उससे बच जाए, और अपॉर्चुनिटी हो तो आप उसको ग्रैब कर लें। Confers to management styles and characteristics. A management information system is developed in recognition of unique managerial styles and behavioral patterns of the personnel who will use it, as well as the contribution made by the managers. At the organization's most senior level, management information system is likely to be carefully tailored to each manager's personal states. At the organization lowest level, the management information system is more likely to be tailored to the unusual way in which electrical and operational personnel use information and interact with the information system. The information system is tailored to general characteristics for managers, for professional and technical personnel. The information system is tailored to the nature of specialized task. मतलब ये वो ही कहना चाह रहे हैं कि हर लेवल को, जैसे आपको बताया कि स्ट्रैटेजिक लेवल, ऑपरेशन लेवल और स्ट्रैटेजिक लेवल, टैक्टिकल लेवल, ऑपरेशन लेवल को डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको समरी फॉर्म में चाहिए, इसको थोड़ा सा कम, इसको थोड़ा सा इन डेप्थ में चाहिए, इसको कम्प्लीटली डिटेल चाहिए। तो हर टाइप के मैनेजर को भी हर टाइप की अलग इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप एक टेक्निकल प्रोफेशनल, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम करना है, तो भैया आपको टेक्निकल मतलब आपको आपके रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको प्रोडक्शन डेटा दे देंगे तो आप क्या करोगे? आपको चाहिए फाइनेंस का डेटा, तो आपको आपके टेक्निकलिटीज़ के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड करनी है। जिसमें आपको पता है आप CEO हो तो आपको फाइनेंस रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप प्रोडक्शन में हो तो आपको प्रोडक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। Uses established quality criteria. Management information system must be designed to require tolerance for timeliness, relevance and accuracy of information. मतलब टाइमलीनेस, एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस टाइम पे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी रेलेवेंट है। मतलब बोलते हैं ना कि डिलेड इन्फॉर्मेशन इज एज गुड एज अ नो इन्फॉर्मेशन। ये बहुत अच्छी, एक बहुत ही नोन सेइंग है कि डिलेड इन्फॉर्मेशन इज एज गुड एज नो इन्फॉर्मेशन। कि भैया पैंडमिक हो गया, कोरोना चले गया, उसका 4th डेथ एनिवर्सरी भी आ गई, अब तुम मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि अरे कोरोना वायरस आया था, मेरे कोई काम की नहीं है ना, मेरे कोई काम की नहीं है, मेरा नुकसान हो चुका है। तो आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन देना, MIS को टाइमली इन्फॉर्मेशन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो डिलेड इन्फॉर्मेशन देता है तो उसकी रेलेवेंस ही खत्म हो जाती है। Feedback. A management information system should provide feedback about its own efficiency and effectiveness. The reporting of computer malfunctions and TPS error rates is a simple example of the feedback. कि जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ड्राइव करे, मैंने आपको बोला था वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, उसमें क्या एरर रेट्स हैं उसके फीडबैक देना मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का काम है। ऐसे हर चीज़ के फीडबैक देना मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का काम है। फ्लेक्सिबिलिटी, इट शुड बी ईजिली मॉडिफाइड सो एज टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। अब मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल दिया था,
इसमें एग्जाम्पल दिए कारपेट क्लीनर के और रूम फ्रेशनर के, ये इसके हिसाब से रिपोर्ट बनी है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में रिपोर्ट बनी है। अगर इस MIS इसके सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और कल को मैं कुछ और प्रोडक्ट ऐड कर लेती हूँ, एयर फ्रेशनर अगर मैं ऐड कर लेती हूँ, तो एयर फ्रेशनर ऐड करने की अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो ये सिस्टम फेल है। कल को अगर मैं एयर फ्रेशनर लॉन्च कर रही हूँ अपनी कंपनी में, तो MIS में भी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी रिपोर्ट में उसको इनकॉर्पोरेट कर पाए। Modularity, the MIS should be composed of many modules or subsystem than designed as one only for large system. Subsystem का concept of modularity is one and the same thing. Okay, then is selective sharing of data. Another desirable quality of MIS is selective sharing of data. Two or more managers often need to utilize the same information. The system should have features which allow ready access to information by multiple managers. कुछ information ऐसी होती है जो दो डिपार्टमेंट्स को लगती है, दो डिपार्टमेंट्स को साथ साथ लगती है। जैसे सपोज परचेज डिपार्टमेंट को भी प्रोडक्शन डेटा चाहिए रहेगा, और अगर परचेज डिपार्टमेंट को भी प्रोडक्शन डेटा चाहिए रहेगा और सेल्स डिपार्टमेंट को भी। परचेज डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डेटा क्यों चाहिए? उनको इसलिए चाहिए कि अरे प्रोडक्शन जितना हो रहा है उस हिसाब से उनको रॉ मटेरियल ऑर्डर करने पड़ेंगे, उस हिसाब से उनको रॉ मटेरियल परचेज करने पड़ेंगे। और सेल्स डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डेटा क्यों चाहिए? अरे प्रोडक्शन जितना हो रहा है उतना ही तो उस हिसाब से हम सेल्स कर पाएंगे ना, उतना ही हम उस हिसाब से सेल्स एंटिसिपेट कर पाएंगे। उतना ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही तो हम बेच पाएंगे ना, उतना ही तो हम बेच पाएंगे। सेल्स डिपार्टमेंट उतना ही तो ऑर्डर ले पाएगा जितना डेटा, जितना आउटपुट निकल रहा है, जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो कहने का मतलब कभी कभी एक इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन कैन बी रिक्वायर्ड बाय मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एट द सेम टाइम। परचेज डिपार्टमेंट को भी चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट को भी चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी चाहिए। ओके, तो ये MIS में ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो एक ही इन्फॉर्मेशन मल्टीपल लोगों को दे पाए एट द सेम टाइम। ऑन दी कॉन्ट्ररी, इसका ऑपोजिट भी MIS के पास होना चाहिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड कर पाए, कुछ इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड कर पाए। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है जो हम नहीं शेयर करना चाहते, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने डिसाइड किया कि डिविडेंड डिक्लेयर करना है, वी डू नॉट वांट टू शेयर इट विद द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, वांट टू विथहोल्ड दैट इन्फॉर्मेशन, तो वो भी मैनेजमेंट में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सिलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा करे, कि जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ मल्टीपल टाइम पे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड भी करे। कंप्यूटराइज्ड इज बेसिकली कि MIS शुड बी कंप्यूटराइज्ड, बट इसका ये मतलब नहीं है कि MIS कंप्यूटर के बिना नहीं हो सकता, MIS कंप्यूटर के बिना भी हो सकता है, बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप कंप्यूटर के साथ उसको यूज़ करिए। क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, इट इज़ पॉसिबल कि क्या MIS कंप्यूटर के बिना पॉसिबल है क्या? येस, इट इज़ पॉसिबल, बट यूज़ ऑफ इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। Okay, so we'll quickly revise characteristics of MIS. Characteristics of MIS is comprehensiveness, coordinated subsystems, integration, transformation of data into information, enhances productivity, conforms to manager styles and characteristics, relevant information, uses established quality criteria, feedback, flexibility, modularity, selective sharing of data, computerized. This was characteristics of MIS कि MIS में से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो एक अच्छा, यूजफुल, इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बने। Then we come to basic requirements of MIS. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, प्रोसीजर्स, ऑपरेशनल पर्सनल। हार्डवेयर मैं आपको ब्रीफली समझा रही हूँ, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, ये ICSI भी नहीं पूछेगा आई बिलीव। तो हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर सिस्टम में होता है, डेस्कटॉप इज हार्डवेयर, CPU इज हार्डवेयर, दैट इज हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इज कि आपके अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको पता होगा इसके बारे में कि अगर आप वर्ड यूज़ करें तो दैट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दिस इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड है MIS के लिए कि आपको एक हार्डवेयर भी होना चाहिए, आपके पास एक सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, डेटाबेस भी होना चाहिए। डेटाबेस मतलब जहाँ आप अपने डेटा को स्टोर करोगे, जिसके बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन रिट्रैक्ट करेगा, वो भी एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। प्रोसीजर्स कि आप डेटा को इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, वैसे प्रोसीजर्स भी आपको रखने हैं। और ऑपरेशनल पर्सनल जो बेसिकली जो लोग MIS को यूज़ करेंगे ताकि डेटा इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड हो और कन्वर्ट हो, और उसकी भी नीड है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ MIS क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ MIS इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, प्रोसीजर्स एंड ऑपरेशनल पर्सनल। Last topic of this chapter, this has been a very long chapter, last topic of this chapter and kind an important topic also, limitations of MIS. Limitations of MIS, the main limitation of MIS are the quality of output of MIS. Quality of output is basically governed by the quality of input and processes. भैया डेटा ही गलत है,
डेटा, एमआईएस का काम थोड़ी डेटा लाना, एमआईएस का काम है कि डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन देना, बट तुम डेटा ही गलत है तो क्या कैसे इन्फॉर्मेशन बराबर एमआईएस प्रोड्यूस करेगा या कैसे उसको बराबर से प्रोसेस करके राइट इन्फॉर्मेशन देगा. सो बैड डेटा इज इक्वल टू बैड इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू बैड आउटपुट. MIS is not a substitute for effective management. It means that it cannot replace managerial judgment in making decision. भैया इंसानों को replace नहीं कर सकता वो. It is a decision making software, but कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे सिस्टम सब कुछ नहीं कर सकता. Hence MIS is not a substitute of effective management. MIS may not have requisite flexibility to quickly update with the changing needs of time, especially in fast changing and complex environment. ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा था कि MIS में फ्लेक्सिबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि वो क्लियर अडॉप्ट कर पाए, बट यहाँ लिखा है कि इन रियलिटी MIS उतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि अगर फास्ट चीज़ें हो रही है चेंज तो वो उसको केटर कर पाए, वो उसको अपडेट कर पाए. लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक्स क्या है MIS को यूज़ करने के, क्या खामियां हैं MIS में. MIS cannot provide tailor-made information packages suitable for the purpose of every type of decisions made by executive. भैया क्या बात कर रहे हो मैडम, आप तो बोल रहे हो कि MIS का काम है कि हर लेवल पे अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन देना. Yes, MIS का काम है, बट एकदम सुपर कस्टम इन्फॉर्मेशन आपको बनानी है, सुपर टेलर मेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन बनानी है तो MIS उतना अच्छे से नहीं कर सकता. इसीलिए MIS के और एडवांस सिस्टम्स अभी मार्केट में हैं. MIS takes into account mainly quantitative factors and ignores qualitative factors like morale, attitudes of members of the organization, important bearing on decision making process of executive. भैया वो बोलेगा कि तुमको वो बताएगा कि यहाँ पे सेल्स कम हो रही है, तो आपको यहाँ पे उसने आपको बता दिया कि कारपेट क्लीनर्स की साउथ में सेल्स कम थी, ये आपको MIS ने बता दिया. तो आपको लगा कि मैं और लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करा देता हूँ, बट एक्चुअली में लेबर्स उस कंडीशन में है कि उनको इतनी हीट आ रही है कि वो काम ही नहीं कर पा रहे और वो थक जा रहे हैं. तो ये MIS तो नहीं बता सकते ना कि भैया लेबरर्स थक जा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर कूलिंग और फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर फैन नहीं है, AC नहीं है, इसीलिए वो थक जा रहे हैं, इसलिए प्रोडक्शन कम आ रहा है, इसलिए सेल्स कम हो रही है. ये MIS नहीं बता सकता. तो कहने का मतलब MIS आपको नंबर्स बता सकता है, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स बता सकता है, बट ये सब जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स है कि क्यों मतलब लैक ऑफ एनर्जी के कारण वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ये आपको MIS नहीं बता पाता. MIS is less useful for making non-programmed decisions. Such type of decisions is not of routine type. मतलब कहने का मतलब कि जो रूटीन डिसीजंस है, जो डे टू डे बेसिस के डिसीजंस है, वो MIS कर सकता है. बट अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो कि रूटीन टाइप का नहीं है, जो डे टू डे बेसिस में नहीं होता, जो कि कुछ डिफरेंट सर्कमस्टांसिस का है, वहाँ MIS इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है. The effectiveness of MIS is reduced in the organization. The entire culture is to withhold information, not share with others. अगर जहाँ पे ऐसा कल्चर है कि वो आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयर नहीं करते amongst the organization, वहाँ पे MIS की यूजफुलनेस कम हो जाती है. MIS effectiveness decreases due to frequent changes in top management organization. जहाँ पे भी अगर टॉप लेवल जो स्ट्रैटेजिक लेवल है वहाँ पे अगर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं चेयरमैन एंड हेड्स, तो वहाँ पे MIS ज़्यादा यूजफुल नहीं हो पाता है. This was limitations of MIS. Quality of input directly reflects the quality of output. MIS is not a substitute for effective management. MIS may not have requisite flexibility. MIS cannot provide tailor-made information. MIS takes into account qualitative factors but does not take into account quantitative factors but does not take into account qualitative factors. MIS is less useful for non-programmed decision making. MIS is less useful in areas where there is culture of withholding information. MIS is less useful जहाँ पे frequent changes होते हैं top management. With this we come to an end of this chapter. अब हम MCQs करेंगे, बट उसके पहले परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन हम चैप्टर के एंड में हमारा डिसाइडेड है. प्लीज़ रोना गाना बंद करो यार, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी रहेगा. तो अभी हम क्विकली बिजनेस करेस्पॉन्डेंस पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं. तो इट्स हाईली एडवाइजेबल कि आप अपने नाक कान मुंह सब खोल के बैठ जाएं और एकदम अलर्ट हो जाएं. ओके, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस मीन्स टू कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स. बिजनेस करेस्पॉन्डेंस क्यों जरूरी है मैम? क्योंकि पहले हमको फेस टू फेस में टोन दिख जाता है, लैंग्वेज दिख जाता है, बट राइटिंग में और भी ज़्यादा ये सब कुछ दिखता नहीं, इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर मैनर.
और उसके बाद बिजनेस लेटर होता है जो एक एंटिटी दूसरे एंटिटी को या फिर एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को देती है। एसेंशियल्स क्या है? एसेंशियल्स क्या है? लेटर हेड में बेसिक इन्फॉर्मेशन, रेफरेंस नंबर इज टू रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन, लिंक द इन्फॉर्मेशन, डेट हमेशा कभी भी एब्रीवेटेड फॉर्म में यूज़ नहीं करनी, फुल फॉर्म में यूज़ करनी। स्पेशल मार्किंग वर्ड से ही पता चल रहा है मतलब कुछ कॉन्फिडेंशियल है या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कॉन्फिडेंशियल या फिर सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट या एयरमेल से भेजना है। इनसाइड एड्रेस रेसिपेंट का एड्रेस आएगा। अटेंशन लाइन मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान की अटेंशन के लिए है। Salutation, dear sir, dear madam is a standard salutation. Then there's dear Mr. X, dear Miss X, and respected sir, respected madam यूज़ नहीं करना। सब्जेक्ट हेडिंग इज बेसिकली कि क्या है लेटर के अंदर उसके बारे में बात हो रही है, या तो आप पूरा कैपिटल्स में लिख सकते हैं या इनिशियल कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। मेन बॉडी 3 टाइप में डिवाइडेड है कि इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन के बाद मुद्दे के बाद फिर कंक्लूजन में भी थैंक यू एंड एंटिसिपेशन, वी लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स यूज़ कर सकते हैं। थैंकिंग यू कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, डियर सर, डियर मैडम के लिए योर्स फेसफुली, डियर मिस्टर एक्स, डियर मिस एक्स के लिए योर्स सिंसियरली। अगर आप सिर्फ मिस्टर एक्स मिस एक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए योर्स ट्रूली, इट इज़ लिंक टू सैल्यूटेशन। उसके बाद सिग्नेटरी आपको हमेशा लिखना है, अपना डेजिग्नेशन लिखना है और अपना नाम लिखना है। नाम हमेशा कैपिटल्स में आएगा और ब्रैकेट्स में आएगा। एंक्लोजर मतलब आप चाहते हो कि किस किस को कॉपी सर्कुलेट हो। एनेक्चर मतलब आप क्या क्या अटैच करना चाहते हो। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, फॉर्मल बिजनेस लेटर, इनफॉर्मल बिजनेस लेटर, दोनों के दोनों फॉर्मल ही रहते हैं टोन में, बट इनफॉर्मल में सिर्फ इतना है कि डे टू डे बेसिस पे यूज़ नहीं होते हैं। लेआउट होता है ब्लॉक्ड और सेमी ब्लॉक्ड या मॉडिफाइड ब्लॉक। ब्लॉक में सब कुछ लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, सेमी ब्लॉक मॉडिफाइड ब्लॉक में सेमी ब्लॉक मॉडिफाइड ब्लॉक लेआउट में, और ब्लॉक फॉर्मेट में कॉमर्स यूज़ नहीं होते, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में। कंक्लूजन सिग्नेटरी राइट साइड से होते हैं, डेट कंक्लूजन सिग्नेटरी राइट साइड से होते हैं, बाकी सब कुछ सेंट्रली अलाइंड होता है और यहाँ पे कॉमास यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर, कंप्लीटनेस ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्लैरिटी ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो, सिंप्लिसिटी, एक्यूरेसी, ब्रेविटी, सिंसियरिटी, कर्टिसी एंड स्टाइल। उसके बाद बिजनेस मैसेजेस आते हैं। बिजनेस में मिंत्रा का एग्जाम्पल दिया था। बिजनेस मैसेजेस में कभी भी आई और वी एटीट्यूड यूज़ नहीं करना है, आई और वी एटीट्यूड यूज़ नहीं करना है, यू एटीट्यूड इज़ टू बी यूज्ड इन बिजनेस मैसेजेस। एंड 3 टाइप के होते हैं पॉजिटिव मैसेजेस, जहाँ सेंटर को पता है कि या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा या न्यूट्रल रिस्पॉन्स आएगा, अमेजॉन का एग्जाम्पल। नेगेटिव मैसेज जहाँ सेंटर को पता है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा बट थोड़ा सा पर्सुएशन चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म रिलेशन डिस्टर्ब ना हो, ICSI कोर्स चेंज करना। परसुएजन मैसेजेस जहाँ पे परसुएट करना है, इन्फ्लुएंस का मतलब सेंटर को पता है कि यहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ के आउटसाइड की चीज़ है तो आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन और एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस चाहिए इसको करने के लिए। Business report business report is derived from a Latin word reportere which means to carry back, मतलब कोई ऐसा इवेंट, इंस्टेंट, सर्कमस्टांस जो हो चुका है, जो इंसान वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था उनके लिए बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस रिपोर्ट। कभी भी इसको इस तरीके से ऑर्डर में लिखना चाहिए और प्रॉपर पॉइंटर्स में लिखना चाहिए, पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहिए, ताकि सामने वाला जो यूज़र है उसको क्विकली आइडेंटिफाई हो जाए और ईजिली आइडेंटिफाई हो जाए इन्फॉर्मेशन। बिजनेस रिपोर्ट की कैटेगरीज है बहुत सारी, कंप्लायंस रिपोर्ट है, फीजिबिलिटी रिपोर्ट है, पीरियोडिक रिपोर्ट है। इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव समरी, जिसमें आप सब चीज़ की समरी लिख दोगे कि किस बारे में रिपोर्ट है, क्या आप कैसे आपने उसका कंक्लूजन फाइंड किया, क्या फाइंड किया और कंक्लूजन क्या है उसका बहुत ही ब्रीफ में बता देते हो। बॉडी में आप पूरा प्रोसेस बताते हो कि आपने कैसे उस चीज़ को, कैसे आप कंक्लूजन तक पहुँचे एंड क्या क्या उसमें दिक्कतें आई, की फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस, मतलब आपने क्या क्या उसमें से टेक अवेज क्या क्या थे ये पूरे रिपोर्ट बनाने की पूरे प्रोसेस से, और कंक्लूजन जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसके कारण आपने रिपोर्ट बनाई थी वो कंक्लूजन में आ जाएगा। ओके, इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। इंट्रा डिपार्टमेंट इज विद इन द डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट इज बिटवीन 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बोथ ऑफ देम आर इंटरनल कम्युनिकेशन। इसके टाइप्स हैं इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के टाइप्स है मेमोरेंडम में स्पेसिफिक पर्सन के लिए यहाँ पे प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रही होती है। इंस्ट्रक्शंस या रिकमेंडेशंस के लिए नॉर्मली यूज़ होता है। उसके बाद आता है ऑफिस सर्कुलर, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए यूज़ होता है एक टाइम के लिए। उसके बाद ऑफिस ऑर्डर मेमोरेंडम से सिमिलर होता है इस वे में कि इस वे से मेमोरेंडम में सिमिलर होता है कि इसमें भी सबको एक साथ कम्युनिकेट नहीं किया जाता, बट डिफरेंस सिर्फ टोन में होता है। डिफरेंस में टोन इसमें इस वे में होता है कि ये ऑर्डर है, ऊपर इंस्ट्रक्शन था, ऑफिस नोट बिटवीन वन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल, स्टॉक टेकिंग होने वाली है, हमको एक्सटर्नल स्टेनोग्राफर चाहिए। उसके बाद आज हमने स्टार्ट किया था MIS इज अ डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर। MIS इज अ डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से डेटा लेता है और इन्फॉर्मेशन में उसको कंप्लीट करता है। पर्पस ऑफ MIS है कि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस मेजर कर ले, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के प्लान्स पूरा कर ले, डे टू डे कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ
किस एरिया में कितना रिसोर्स एलोकेट करना है, ट्रेनिंग टूल्स करते हैं। एलिमेंट है मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन और सिस्टम मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन थ्रू others. Information is processing of data into information which becomes meaningful to the users. Systems is something that components that operate together to achieve a common goal. फिर स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अलग अलग मैनेजमेंट, अलग अलग हायरार्की लेवल पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्ट्रैटेजिक लेवल का काम होता है कि गोल सेट करना, पॉलिसी सेट करना और बजट सेट करना। उनको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी लगती है, तो MIS उनको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन देता है। स्ट्रैटेजिक मिडिल लेवल और टैक्टिकल लेवल का काम है कि उस गोल्स को वेज डेवलप करना कि वो गोल्स कैसे अचीव किए जाएँ, तो उनको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं लगती, उनको बेसिकली इंटरनल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। फंक्शनल लेवल का काम है, सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशन लेवल का काम है टू सुपरवाइज द वर्क, तो उनको सिर्फ और सिर्फ इंटरनल इन्फॉर्मेशन ही चाहिए रहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कोऑर्डिनेटेड सबसिस्टम्स, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, एनहांस प्रोडक्टिविटी, कंफर्म टू मैनेजर स्टाइल एंड characteristics, relevant information, uses established quality criteria, feedback, flexibility, modularity, selective sharing of data, computerized. फिर basic requirements of MIS is hardware, software, database, personnel and operating personnel and procedures. Limitation ये है कि quality of output is dependent on the quality of input. It is not a substitute for effective management. It does not have requisite flexibility. It cannot provide tailor-made information. क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे फोकस करते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे फोकस नहीं करता। लेस यूजफुल फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। कल्चर इज टू होल्ड इन्फॉर्मेशन। MIS इफेक्टिवनेस डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ changes in frequent changes in top management systems. We are done with the chapter, with the revision of the chapter. Now we'll quickly go to the MCQs. A letterhead contains the following basic details होती है letterhead में, हमने देखा था कंपनी का लोगो होता है, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब बेसिक डिटेल्स है, hence all of the above. द वर्ड कॉन्फिडेंशियल मतलब कुछ स्पेशल बता रहे हैं तो वो स्पेशल मार्किंग में आएगा। वर्ड रिपोर्ट इज डिवाइड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड रिपोर्टर, 100 बार बोल चुकी हूँ मैं। डैश इज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ऑफिस सर्कुलर। MIS stands for Management Information System. Okay, with this we are done with बिजनेस करस्पॉन्डेंस। लेंदी चैप्टर, थोड़ा सा लोगों को बहुत दिक्कत भी आती है इस चैप्टर में, तो उसको आई होप हमने सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत बार रिवाइज भी किया है इसको, एंड आई थिंक इट वाज बेनिफिशियल ऑल्सो। नाउ वील क्विकली टेक लास्ट 10-15 मिनट्स ऑफ बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। आई नो आज बहुत लिमिट्स पुश हो रही है, बट अब लिमिट्स पुश करना भी पड़ेगा इफ़ यू वांट टू रियली कंप्लीट द कोर्स। ओके, सो वील मूव टू बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। Okay, so moving on to business terminologies quickly. I promise ज़्यादा 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे हम, जितना हुआ 10-15 मिनट में उतना ही लेंगे। ओके, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था लाइबिलिटीज़ तक, अब हम आ रहे हैं लाइबल पे। लाइबल के लिए मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने कभी किसी कंपनी का ओरली बोल दिया कि अरे ये तो हमेशा गलत प्रोडक्ट ही देता है, या इसने तो मेरे पैसे चोरी किए हैं, या इस बैंक ने मेरे पैसे ज़बरदस्ती डेबिट कर दिए थे और चोरी की थी, मेरे साथ फ्रॉड किया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रियलिटी में आप ओरली किसी चीज़ को ये बोल रहे हैं किसी इंसान को, तो उसको बोलते हैं स्लैंडर। और यही चीज़ जब आप किसी की ऐसे गलत किसी के बारे में बोलते हो इन राइटिंग, तो उसको बोलते हैं लाइबल। इसके लिए जब आप किसी को गलत चीज़ किसी के लिए राइटिंग में बोल रहे हो, तो उसके लिए सामने वाला आपके लिए डिफेमेशन केस फाइल कर सकता है कि तुमने मेरी इज्जत पे ज़बरदस्ती मेरी मार्केट में इमेज ख़राब की है, तुमने मुझे ज़बरदस्ती मार्केट में डिफेम किया है। तो ये जब आप ओरली अगर आप किसी को गलत बोल रहे हो तो उसको बोलते हैं स्लैंडर। जब आप रिटन में किसी के लिए कुछ गलत अफवाहें फैलाते हो ताकि उसकी इमेज ख़राब हो, उसको बोलते हैं लाइबल। डिफेमेटरी मटीरियल इन रिकॉर्डेड form as opposed to slander which is oral. The victim may fight a suit for damages, मतलब मैंने आपको बताया कि defamation case फाइल हो सकता है। License, a document issued by competent authority granting permission to carry on some activity. जब आपको किसी चीज़ को करने की परमिशन मिलती है तो उसको लाइसेंस बोलते हैं। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको गाड़ी चलाने की परमिशन मिली जाती है, अगर आप लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हैं तो उसको इलीगल माना जाता है, अनलॉफुल माना जाता है। लीन, द राइट टू रिटेन सम एसेट्स टिल अ क्लेम इज सेटल्ड और अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हैज़ बीन फुलफिल्ड। अ जनरल लीन रेफर्स टू राइट टू सर्टेन प्रॉपर्टी।
to retain any property of the debtors while a particular lien permits the retention of a particular property. अब जैसे किसी का इंसॉल्वेंसी हो रहा है, जिसके जैसे आपको पता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स उसकी चालू हो रही है, तो नॉर्मली उसकी एसेट्स पे लीन लगा दिया जाता है. लीन मतलब ना तुम अपने एसेट्स अब खरीद सकते हो ना तुम बेच सकते हो. ये जो तुम्हारे एसेट्स हैं इस पे एक तरीके से सील लग गई है, इस पर एक तरीके से सील लग सक गई है. अब जनरल लीन क्या होती है कि सारे एसेट्स पे लीन लग गई है, सारे एसेट्स को तुमने रोक दिया कि इस पे कोई भी एसेट्स पे ना तुम बेच सकते हो इसको, ना कुछ भी इनके साथ कर सकते हो, ना इनको रेंट पे दे सकते हो, ना कुछ कर सकते हो. अगर पर्टिकुलर लीन है तो मतलब किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे लीन लगा हुआ है. ओके, तो लीन मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा होने तक, जब तक कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फॉर एग्जांपल पूरी नहीं होती, तब तक तो उस कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उन पे लीन लग गया है. लीन मतलब इट कैन नॉट बी यूज्ड एनीमोर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. Limited liability, the liability of a member to contribute the assets of the company up to nominal value of shares held by them and not paid by him. अगर एक किसी का 10 रुपये का शेयर है तो आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन में 2 रुपये आए, अलॉटमेंट में 3 रुपये हुए, फर्स्ट कॉल में 4 रुपये आए, और बाकी जो बचा पोर्शन है जो कि उसने 10 रुपये पेड अप 10 रुपीज़ का शेयर लिया और उसने सपोज 8 ही पेड अप किया है, तो अगर कंपनी कल डूबती है तो आपसे जो आपका सिर्फ 2 रुपये का पे करना बचा था, आपसे सिर्फ 2 रुपये पर शेयर ही वसूल किया जा सकता, उससे ज़्यादा वसूल नहीं किया जा सकता. आपकी लाइबिलिटी लिमिट हो जाती है उस चीज़ पे जितना आपने पे नहीं किया है अपने पर्टिकुलर शेयर पे, इसलिए उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी. योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर. लिक्विडेटर एंड ऑफिशियल अपॉइंटेड टू कंडक्ट द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. जब कंपनी बंद हो रही है, कंपनी के पूरे सब काम खत्म हो गया उसका, तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है जो बताते हैं कि ये एसेट्स में से इतना क्रेडिटर्स को जाएगा, इतना बैंक्स को जाएगा, इतना शेयर होल्डर्स को जाएगा. तो ये काम पूरा लिक्विडेटर करता है. उस जो इंसान जो अपॉइंट होता है ये पूरा काम करने के लिए, उसको लिक्विडेटर बोलते हैं. लिक्विडिटी इज एन इंडिकेटर हाउ क्विकली एन एसेट कैन बी टर्न इनटू कैश फॉर फुल मार्केट वैल्यू. मतलब किसी भी चीज़ को आप कैश में कितना जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी. फॉर एग्जाम्पल करंट एसेट्स की जैसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी ज़्यादा है और नॉन करंट एसेट्स की लिक्विडिटी कम होती है. करंट एसेट्स मतलब स्टॉक की लिक्विडिटी ज़्यादा कैसे है कि मैं अभी मार्केट में गई और मार्केट वैल्यू पे बेचती और मेरे को पैसे मिल गए, इसलिए उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है. नॉन करंट एसेट्स की ऑन द अदर हैंड लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उसको मार्केट वैल्यू पे मिला जाए और उसको तुरंत का तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए. लिटिगेंट इज अ पार्टी टू अ केस. अगर आप किसी केस की पार्टी हैं तो आप लिटिगेंट है. मैंडेट अथॉरिटी गिवन टू टेक सम एक्शन. अगर आपको कोई एक्शन लेने की अथॉरिटी दी गई है कि येस यू हैव द अथॉरिटी टू टेक एक्शन इन सच एंड सच सिचुएशन, so that thing is called as mandate. Manifest, a declaration of the master of the ship about to sail. It gives details about the crew, passengers, cargo and the point of destination. जब शिप से ट्रांसफ़र होता है, जब कार्गो से ट्रांसफ़र हो रही है कुछ चीज़ें, तो जो कार्गो का जो शिप का मास्टर होता है उसको एक मैनिफेस्ट प्रिपेयर करना पड़ता है कि मेरे शिप में इतने पैसेंजर्स हैं, मेरे शिप में इतने पैसेंजर्स हैं जो ट्रैवल करें और इतने क्रू है. क्रू मतलब जो मेंबर्स रहते हैं, जो स्टाफ वगैरह रहते हैं, वो इतने हैं और हम यहाँ तक जाने वाले. तो ऐसे बेसिक डिटेल्स जो प्रिपेयर होती है, जो एक शिप का मास्टर प्रिपेयर करता है, उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट. मार्केट लॉट, द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर से 100 रिक्वायर फॉर अ ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज इन डीमैट इवन सिंगल ट्रेड शेयर. जब फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग होती थी, अब तो फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग होती नहीं, डीमटेरियलाइज फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है. तब एक पर्टिकुलर लॉट होता था कि इतने लॉट में ही आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब आपको मिनिमम 100 का लॉट चाहिए टू ट्रेड इन अ पर्टिकुलर थिंग, तो उसको बोलते थे मार्केट लॉट. राइट नाउ इवन अ सिंगल शेयर कैन बी ट्रेडेड एंड अभी मार्केट लॉट का कॉन्सेप्ट इज ऑब्सोल्यूट. एमसी का से फुल फॉर्म दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. मीडिएशन, a dispute resolution panel in which an impartial third party assists the parties to voluntarily reaching a mutual acceptable settlement. मतलब एक केस हो रहा है, नॉर्मली अगर आपके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ के केस में आपने देखा होगा, फैमिली डिस्प्यूट्स के केस में, कि उनका अगर डिस्प्यूट चालू है तो कभी किसी थर्ड पार्टी को बिठा देते हैं हम और उसको बोलते हैं कि तू मेरी बात भी सुन, तू उसकी बात भी सुन, फिर तू बता क्या करना है, क्या सही है, कौन गलत है, किसको क्या करना चाहिए, इस मैटर को क्लोज कैसे करना चाहिए ताकि हमको कोर्ट कचहरी तक ना जाना पड़े. तो वो जो बंदा है, जो थर्ड पार्टी है, जो आपके केस में आ रहा है आपको असिस्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं मीडिएटर एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं मीडिएशन. Memorandum of Association. Memorandum of Association is the essential document of a company. It states the name of company, the objectives and amount of capital. इसमें बहुत बेसिक डिटेल्स होती है कंपनी के बारे में कि कंपनी का नाम क्या है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, इशूड शेयर कैपिटल कितना है. ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है. जो भी बेसिक डिटेल्स होती है, जो कंपनी के रूल्स होते हैं, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होते हैं.
Merchant bank, a financial institution that specializes in security markets such as underwriting, trading and its advisory such as merger and acquisition. अगर आपको किसी merger and acquisition proceed कराना है या underwriting मतलब कि इतने minimum shares सब्सक्राइब होने ही चाहिए. कभी भी कोई कंपनी IPO निकालती है, अपने शेयर्स इशू करती है मार्केट में, तो उसको रहता है कि इतने मिनिमम शेयर्स इशू होने ही, सब्सक्राइब होने ही चाहिए. तो अगर उतने पब्लिक से उतने सब्सक्राइब नहीं होते तो एक अंडर राइटर बोलता है कि बच्चों मैं सब्सक्राइब कर लूँगा. तो ये अंडर राइटिंग के काम या मर्जर्स एंड एक्विजिशन काम का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओवरसी करता है, जो फैसिलिटेट करता है सारे काम को, उसको मर्चेंट बैंकर बोलते हैं. मर्जर इज अगेन अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइजेस. 2 अलग कंपनीज थी, आपस में आ गई, बड़ी कंपनी बन गई, दोनों आपस में मर्ज होकर अब एक सिंगल कंपनी की तरह आगे आएगी. ओके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स इच एप्लीकेशन. मैंने आपको बताया ना कि जब भी कंपनी IPO निकालती है या अपने शेयर्स इशू करती है मार्केट में, तो उसको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं जो उसको सब्सक्राइब करने ही होते हैं. वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स जो उसको सब्सक्राइब करने रहते हैं उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन. और जो सब्सक्रिप्शन अगर पूरा नहीं होता है पब्लिक की तरफ से, तो बाकी के लिए आप एक अंडर राइटर को असाइन करते हैं कि ये अंडर राइटर बाकी के शेयर्स सब्सक्राइब करेगा. Monopoly, an exclusive right or privilege created through law or by acquiring and exercising control with a view to regulating a price. When used by state or public health benefit, a monopoly may be used as a matter of principle, but otherwise it is harmful. Monopoly मतलब एक ही इंसान का राज है, एक ही इंसान का राज है उस जगह पे, इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, इस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता. वही इंसान है जो रेगुलेट कर सकता है सब कुछ. अब अगर एक ही इंसान है, अगर उसका कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो वो उसको कितनी गलत चीज़ों में यूज़ कर सकता है. अरे सिर्फ अगर मैं ही इस चीज़ का सप्लायर हूँ, मैं ही इस चीज़ में डील करता हूँ और कोई है ही नहीं जो डील करता, तो मैं अनशर्न प्राइसेस भी रखूँगा तो भी लोगों को झक मार के आके मुझसे लेना ही पड़ेगा. तो इसीलिए नॉर्मली मोनोपोली इज़ कंसिडर्ड एज अ हार्मफुल वे. मोरेटोरियम फ्रीज ऑन द पेमेंट ऑफ डेट्स बाय गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस और इमरजेंसी. अभी आपने पढ़ा होगा कि बैंक ने मोरेटोरियम इशू किया है कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे. मोरेटोरियम मतलब अभी आपको जो भी EMIs है, जो भी आपके बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ड्यूज है, वो आपको नहीं भरने हैं. नॉर्मली क्या होता है, अगर हम 3 इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते तो अकाउंट NPA हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर हो जाता है. बट क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी थी, क्योंकि ये सिचुएशन ऑफ क्राइसिस थी कोरोना के टाइम पे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपका इसके आपके लोन्स के ऊपर मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर कर दिया जाता है 3-4 महीने तक का, कि 3-4 महीने तक आपको कुछ भी लोन्स वगैरह नहीं भरना पड़ेगा. मॉर्गेज अ लीगल चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी विच होल्ड्स इट एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन. मतलब आप बैंक में अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं एज अ सिक्योरिटी कि अगर मैं लोन पे नहीं कर पाता हूँ तो आप ये प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके मुझसे लोन रिकवर कर लीजिएगा. तो मॉर्गेज इज नथिंग बट अ लीगल चार्ज यू क्रिएट ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी. NABARD only full form National Bank for Agriculture and Rural Development. NASDAQ only full form National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Negotiable instrument, a document in which property may be transferred to another person by good faith, in good faith by simple delivery, for example check, banknotes, treasury bills. जो एक डॉक्यूमेंट अगर फ्रीली ट्रांसफर हो सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान को, तो उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. जिससे चेक है वो फ्रीली आप किसी एक पार्टी से दूसरे पार्टी को दे सकते हैं, तो इनको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. नेट प्रॉफिट, ऊपर हमने ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ा था कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जो कि सेल्स रिलेटेड जब हम कॉस्ट माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है. फिर जब हम सारे कॉस्ट माइनस करते हैं, बी इट फ्रॉम सेल्स रिलेटेड और नॉट, लाइक इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मैंने आपको बताया था कि ऊपर माइनस नहीं होता, अगर उसको भी हम माइनस कर देते तो फिर फाइनली जो प्रॉफिट बचता है शेयर होल्डर्स के लिए, उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट. नेट वर्थ, द business finance terms and definition is an expression of your business total value as determined by total current assets less total asset. Basically assets minus liabilities is net worth. Assets minus liabilities is net worth. मतलब हम बोलते हैं ना किसी की पॉजिटिव नेटवर्थ है, किसी की नेगेटिव नेटवर्थ है. पॉजिटिव नेटवर्थ कब है, जब उसके पास एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटीज़ कम है. नेगेटिव नेटवर्थ कब है, जब उसकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा और एसेट बहुत कम है, तो उसकी कंपनी की नेगेटिव नेटवर्थ है. एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ जो भी बचता है दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्थ. No delivery period, the time during which the register of shareholders of a company remains closed. Transaction continue but the trades are settled later. This is done to avoid confusion between the beneficiaries of dividend. Okay, no period, नो डिलीवरी पीरियड. नो डिलीवरी पीरियड क्या होता है, हर कंपनी का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है कि हम 30 सितंबर को एवरी ईयर हाफ ईयरली अगर डिविडेंड डिक्लेयर करें तो 30 सितंबर को और 31 मार्च को हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं. एंड तो अब कैसा, शेयर्स तो डीमैट फॉर्म में है, शेयर्स तो डीमैट फॉर्म में है ना, तो वो कभी भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं. तो इसमें कंपनी कैसे असेस करे कि डिविडेंड किसको मिलेगा.
ऐसे तो वो एंड मोमेंट तक, आखिरी मोमेंट तक देखते रहे कि अरे अभी इससे इसको ट्रांसफर हो गया, अभी इससे इसको ट्रांसफर हो गया, तो वो डिविडेंड किसको अथॉरिटी दे कि इसको, इस इंसान को डिविडेंड मिलेगा? तो दे डिक्लेयर अ नो डिलीवरी पीरियड कि अगर 30 सितंबर को हमको डिविडेंड देना है तो समझ लो 25 सितंबर के बाद से हम 25 सितंबर को ही कंसिडर करेंगे कि 25 सितंबर में को जितने भी लोगों का रजिस्टर में नाम चढ़ा हुआ है एज ओनर्स ऑफ शेयर्स, हम उन्हीं को डिविडेंड देंगे। उसके बाद अगर कुछ मूवमेंट होता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिविडेंड पे करने में कंफ्यूजन होता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसके बाद ट्रांसफर हुआ तो वो वैलिड नहीं है, ट्रांसफर हुआ तो वैलिड है, बट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड कि जब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता तब तक उसकी डिलीवरी रजिस्टर में अकाउंट नहीं होती है। नॉन क्यूमुलेटिव इम्प्लाइज दैट अरियर्स ऑफ डिविडेंड विल नॉट अक्रू। अब कंपनी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आपने सुना होगा, तो प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड रहता है कि कितना देना है उनको। तो आपके पास ऑप्शन है ऑब्वियसली टू पे द डिविडेंड और नॉट। तो अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, तो अगर आपने इस साल का 10,000 रुपये का डिविडेंड नहीं दिया, अगले साल का 10,000 रुपये का डिविडेंड नहीं दिया, तो आपका वो 10,000 क्यूमुलेट होते जाएगा। मतलब जब आप पे करोगे तो ये 20,000 ऐड हो जाएगा इन द अमाउंट दैट यू वांट टू पे। क्यों? क्योंकि आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे। अब नॉन क्यूमुलेटिव क्या है कि इस साल 10,000 का डिविडेंड था, नहीं दिया तो लैप्स, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो आगे क्यूमुलेट नहीं होगा। आगे का हमको जितना डिविडेंड देना है हम उतना डिविडेंड ही देंगे। नॉन करेंट लाइबिलिटीज ऑल्सो रेफर टू एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। मतलब जो भी एक लाइबिलिटी एक पर्टिकुलर पीरियड से ज़्यादा एक्सटेंड होती है, नॉर्मली 1 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड होती है, तो उसको हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। मतलब नियर फ्यूचर में ये पे नहीं करनी होती है। जैसे आपने बैंक से लोन उठाया तो उसका 4-5 साल का पीरियड होता है, आपका व्हीकल लोन है उसका 4-5 साल का पीरियड होता है, तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है जो कि एक लॉन्गर पीरियड की लाइबिलिटी होती है। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, अगेन दीज आर लॉन्ग टर्म एसेट्स। Non-operating assets are those that are not critical for a company to provide its product or service, but which nevertheless are essential to run. These are non-operating, not non-current assets. Non-operating assets वो है जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है। जैसे मशीन है, भैया मशीन ज़रूरी ही है कि ताकि कंपनी अपना माल प्रोड्यूस कर पाए और कंपनी का पूरा ऑपरेशन बराबर से चलता रहे। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स क्या है? जो कंपनी के लिए डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि वो ज़रूरी ही नहीं है, वो ज़रूरी नहीं होता तो वो एसेट ही नहीं होता, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट। इसका नाम है ब्रांड, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट। जैसे ब्रांड, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, आप रोज़ की पेटेंट है, पेटेंट मैंने आपको कोको कोला वाला एग्जाम्पल बताया था कि उसकी रेसिपी को पेटेंट कर दिया, तो ये डे टू डे एक्टिविटी के लिए ज़रूरी नहीं है। ये दीज आर वेरी एसेंशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन कि पेटेंट अगर नहीं होता तो फिर हमारी कंपनी की रेसिपी चोरी हो जाती है हमारे, पर डे टू डे एक्टिविटीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये एसेट्स का काम नहीं है। नोटराइज टू फॉर्मली कंप्लीट अ डॉक्यूमेंट बाय एक्नॉलेजमेंट और ओथ। नोटराइज मतलब आप गवर्नमेंट के थ्रू किसी इसमें इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मलाइज करा देते हो, मतलब उस डॉक्यूमेंट को लीगल इसमें कन्वर्ट करा देते हो। आप नोटरी ऑफिस में जाते होंगे, वहाँ नोटराइज होता है कि ये डॉक्यूमेंट लीगली सर्टिफाइड हो गया, अभी इस पर नोटराइज हो गया है ये डॉक्यूमेंट। नोटरी पब्लिक अ पर्सन हू अटेस्ट और सर्टिफाइज डॉक्यूमेंट, तो ये काम जो करता है नोटरी का काम उसको बोलते हैं नोटरी पब्लिक। NSE ओनली फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NYSE ओनली फुल फॉर्म न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। दैट्स इट, वील स्टॉप हियर। N सीरीज तक हम खत्म करते हैं, अगले इसमें हम O सीरीज से स्टार्ट करते हैं। OPQRSTUVWXYZ इतने और बचे हैं अभी भी, बट नो वरीज, वील गेट थ्रू इट। इमेजिन करो यार, अगर ये चीज़ हम रोज़ रोज़ नहीं करते, अगर हम रोज़ 10-15 मिनट्स नहीं लेते तो एंड में ये चीज़ का तो पहाड़ बन जाता और हवा भी नहीं लगती कि कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है, और कैसे मुझे भी नहीं समझ में आता कि कैसे आपको इस चैप्टर को पढ़ाना है। सो इसीलिए हमने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि हम रोज़ 10-15 मिनट्स इस चैप्टर को देंगे ताकि हमारा बर्डन धीरे धीरे कम होते जाए। ओके, सो विद दिस वील एंड दिस लेक्चर। आई नो थोड़ा लिमिट्स पुश हो गई पिछले लेक्चर में भी, इस लेक्चर में भी, बट वी हैव टू, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वील क्विकली कंप्लीट द कोर्स, वी हैव टू कम्प्लीटली रिवाइज ऑल्सो। एंड हमारे स्पेसिफिकली क्लास के ड्यूरेशंस क्यों थोड़े से ज़्यादा भी हो जाते हैं, क्योंकि हम बार बार रिवाइज करते हैं। एंड आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। मैं सब चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, बट मैं इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि रिवाइज बार बार करना है। क्यों? क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट समझ गया, सब समझ गया, बट अगर यहाँ याद नहीं है तो एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में तो तुम कुछ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, एग्जाम में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, इसीलिए बार बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस क्लास।
आई होप आपको आज की क्लास समझी इंपॉर्टेंट थी, नॉलेजेबल थी, आपको इंटरेस्टिंग लगी आज की क्लास, एंड आई होप आप कल की क्लास में रिवाइज करके आएंगे एंड ये चैप्टर का बर्डन ख़त्म कर देंगे एंड बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का भी आई होप यू मार्किंग विथ मी ऑन द वे. Okay, so I'll see you guys very very soon with a brand new chapter. Till then, you all take care of selves, be happy, and bye bye.